हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास में आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास के अंतर्गत जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टाइटल ऑलरेडी दिया जा चुका है जिसका नाम है विजयी भव सीरीज। तो ये आपको विजयी भव सीरीज देखने को मिलती है जो आपको विजयी बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस क्लास के अंतर्गत अब जो होगा वो भौकाल होगा, क्योंकि इस क्लास के अंतर्गत वो सारी बातें आपको देखने को मिलने वाली हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगी। फटाफट से इसको एक बार टेलीग्राम में भी शेयर करा देते हैं, क्योंकि मैं भूल गया था टेलीग्राम में शेयर करना, तो वो ऑलरेडी टेलीग्राम में अब अपने आप शेयर हो जाएगी। अब ये देखिएगा, अब जादुई हाथों से वो टेलीग्राम में शेयर हो जाएगी। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूंगा कि यूपी पुलिस और सब इंस्पेक्टर 2025 के लिए ये क्लास अलग ही लेवल पर चलने वाली है। जैसे क्लास के अंदर जो जो बच्चे आ चुके हैं एक बार मुझे बता देंगे बिना किसी परेशानी के। जो भी बच्चे आए हैं मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये क्लास ना केवल उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर बल्कि यूपी पुलिस 2025 दोनों के लिए होने वाली है। ये कांस्टेबल को भी टारगेट करेगी और यूपीएसआई के अंदर सब इंस्पेक्टर को भी टारगेट करने वाली है। क्लास के अंदर आ चुके छात्रों को एक ही बात मैं बताना चाहूंगा, भौकाल जारी है। इस बार सिलेक्शन की आपकी बारी है। मैं आपको पहले बता दूं विजयी भव सीरीज क्या है। ये पहले सीरीज की पहली क्लास है, तो इसके अंदर पहले ही दिन इंट्रोडक्शन कर देते हैं काम खत्म। माहौल पूरा वेवी के साथ साथ भौकाल पूरा वेवी भी बना देते हैं। इस पूरे पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको यहां पर करा देने वाला हूं। देखिए जी, ये आपकी क्लास है जिसके अंदर हम शुरू कर रहे हैं। सीरीज का नाम है विजयी भव सीरीज। विजयी भव सीरीज आपको देखने को मिलेगी। विजयी भव सीरीज के अंदर एक खास बात होगी कि विजयी भव सीरीज को जो बच्चा पूरा करेगा, इसके अंदर ओवरऑल आपकी वीडियो जो चलेंगी 30 वीडियो इसके अंदर चलेंगी। और इन 30 वीडियो के अंदर मेरे लाल पता है क्या चलेगा? इस 30 वीडियो के अंदर, सर इन 30 वीडियो के अंदर मैं किसी एक वीडियो के अंदर, ये 30 डे सीरीज आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, हम ये नहीं करते कि ये चले 30 दिन चलाऊंगा, रोज चलेगी। और 30 दिन के अंदर आपकी कंप्लीट जीएस हो जाएगी। 30 दिन में आपकी कंप्लीट जीएस हो जाएगी। और इन्हीं 30 दिन के किसी एक वीडियो में जेआरएसएस आपको मिलेगी। ये जेआरएसएस क्या है? जीत राणा सुपर शीट्स आपको मिलेंगी। ये जेआरएसएस आपको मिलेगी, जिसको बोला जाता है जेआरएसएस, जीत राणा सुपर शीट्स आपको मिलेंगी जो यूपीएसआई के लिए होंगी। हालांकि जीत राणा सुपर शीट सीजीएल की अलग आती हैं, जीत राणा सुपर शीट आपकी सीएचएसएल की अलग आती हैं, जीडी की अलग आती हैं। तो यूपीएसआई वाली जीत राणा सुपर शीट्स आप सभी को मिल जाएंगी। ठीक बात है? ठीक से, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बात करता हूं कि विजयी भव सीरीज जो आपको देखने को मिल रही है, पहली बार ये सीरीज लॉन्च हुई है। और इस सीरीज के अंतर्गत हम कैसी कैसी बातें कर रहे हो जी आप? सुनो, हम कैसी कैसी बातें कर रहा हूं। यहां पर जो कंप्लीट जीएस है इसको हम कैसे पूरा करने वाले हैं, कंप्लीट जी के जीएस कैसे पूरा करने वाले हैं। सर पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। पॉलिटी को हम कवर करेंगे यहां पर। कितनी जो वीडियोस हैं इसके लिए, पॉलिटी के लिए 10 वीडियोस अलग रहेंगी सेपरेट, क्योंकि आपको यूपीएसआई टारगेट करना है। इसके बाद हम शुरू करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए फिर से आपकी 10 वीडियो देखने को मिल जाएंगी, 10 वीडियो हिस्ट्री की होंगी। इसके बाद शुरू होगा आपका जियोग्राफी, 5 वीडियो। इसके बाद शुरू होगा इकोनॉमिक्स, 5 वीडियो। और इस प्रकार से आपका जो ओवरऑल है कंप्लीट जीएस विजय भव सीरीज में पूरा हो जाएगा। समझे कि नहीं? अब दूसरी बात, विजयी भव सीरीज किस किस के लिए है? जैसे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, देखो यूपीएसआई को तो हम टारगेट कर रहे हैं, यूपीएसआई के लिए है। अगर आप यूपी कांस्टेबल हैं, अगर आप यूपी कांस्टेबल हैं तो ये आप वीडियो आपके लिए है। ठीक है, क्योंकि यूपी कांस्टेबल वाले हर कोई चाहता है कि बहुत दिन हो गए इस टोपी को तिरछे लगाते हुए, अब समय आ चुका है कैप लगाने का। तो वो समय आप यहां से देख सकते हैं। एक बार क्लास को लाइक करके बता देंगे कि आप हैं आगामी दरोगा, तो ये दरोगा जी के लिए जरूर है। दरोगा जी अपना पूरा भौकाल जारी रख सकते हैं, यूपी कांस्टेबल के लिए भी है। और साथ ही साथ मेरे लाल आपको मैं करके कमाल बता ही देता हूं कि यूपीएसआई के साथ साथ यूपी कांस्टेबल और इसी के अंतर्गत होमगार्ड जी, गेट खोलिए जरा, आप ही के लिए ये बहुत जरूरी है। लेखपाल जी, पटवारी काहे नहीं बन रहे हो? तो ये उसके लिए भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यूपी के मेजर एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 दिनों के अंदर पॉलिटी, 10 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। और यहां पर जीत राणा सुपर शीट भी आपको देखने को मिल जाएंगे 2026 वाली, जो आपको लिमिटेड एडिशन में देखने को मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्टिंग इसकी रहेगी। और सीता मैया का नाम लेके चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ में ही ओम पार्वती पते हर हर महादेव। ठीक है, याद रखें। स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं, क्योंकि आज पॉलिटी की क्लास है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ में ये जो सिग्नेचर है ये मैं यहां पर कर देता हूं। इसका मतलब है कि मैं आधिकारिक तौर पर इसको बेहतर तरीके से आपके लिए कराने वाला हूं। ठीक है, चलो आगे लेवल पर मैं आपको बता दूं पॉलिटी के क्या कुछ चीजें इसमें रहेंगी। पॉलिटी हम कैसे कैसे 10 क्लासेस में करेंगे। आज पॉलिटी जो चल रही है इसके अंदर स्पेशल एडिशन के तौर पर मैं पॉलिटी को ले रहा हूं। स्पेशल एडिशन कैसे है पॉलिटी का? सर आज हम कर रहे हैं इंपोर्टेंट एक्ट्स,
इंपोर्टेंट जो आपके संवैधानिक एक्ट आपको जो देखने को मिलते हैं, संवैधानिक एक्ट इसमें हो जाएगा, संवैधानिक एक्ट इसमें आपको देखने को मिलेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा आपको देखने को मिलेगा सर इसी के अंदर संविधान के विदेशी स्रोत, संविधान के विदेशी स्रोत आपको देखने को मिल जाएंगे, विदेशी स्रोत आपको देखने को मिल जाएंगे। विदेशी स्रोत के बाद आपको देखने को मिलेंगे संविधान की विशेषताएं, संविधान विशेषता आपको देखने को मिल जाएगा। संविधान की विशेषता जो है, संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण आपको देखने को मिल जाएगा। और अगले पॉइंटर में आपको देखने को मिल जाएगा संविधान का भाग 1। नेक्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा नागरिकता। ये इतने टॉपिक हैं जो आज हम करने वाले हैं नागरिकता, यानी एक ही क्लास के अंदर इन टॉपिकों से रिलेटेड अगर आपके डाउट हैं वो दूर हो जाएंगे, लेकिन आपको ये क्लास रेगुलर आप करनी पड़ेगी, ठीक है, भूल मत जाना। अगर आप तैयार हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिए, आपके सामने इस पूरी चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस अब आने वाले हैं। एक बच्चा करंट अफेयर का पूछ रहा है, याद रखना करंट अफेयर की आपकी क्लासेस कल से शुरू हो रही हैं, कल चैनल ही लॉन्च कर दे रहे हैं और ये चैनल आज मैंने अपने टेलीग्राम वगैरह पे शेयर कराया था। बच्चों ने इतना प्यार दिया, मैं सोच भी नहीं रहा था कि बच्चे इस लेवल का प्यार देंगे। विदाउट शेयर 64,000 बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं। ये कोई और नहीं, ये आप ही हम ही लोग हैं, ठीक है। इस चैनल को भी हम लॉन्च करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं। क्या आप तैयार हैं? एक बार कमेंट करके बता दीजिए बिना परेशानी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक बात, ठीक 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 ठीक। इस पूरी सीरीज को कौन करने वाला है? एक बार हाथ उठाएगा, इस पूरी सीरीज को कौन करेगा? बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। मूल विधि का बैच, मूल विधि का बैच भी आपको मिलेगा। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला सवाल। का हो जी, सवाल नहीं देखत रहे। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल बहुत बढ़िया है और कमाल की बात यह है कि इसके अंदर प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन सब कुछ आएगा, ठीक है। तो सवाल ये है, और जो बच्चे सोच रहे थियरी कैसे होगी, अरे भैया थियरी हम करा देंगे, काहे टेंशन वा रहे हो। सवाल आपके सामने यूपीएसआई 2021 का सवाल है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य शामिल थे? देखो देखो, अगर आपसे पूछा जाएगा, सवाल है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जब ये आया इस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? सर जी जब यह आता है इस समय ब्रिटेन के पीएम आपको देखने को मिलते हैं नॉर्थ, पूरा नाम फ्रेडरिक नॉर्थ। किस समिति की सिफारिश पर आया था? समिति कौन सी आपको देखने को मिलती है? सर जी समिति थी गुप्त समिति, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। सर जब ये भारत के अंतर्गत आता है, इसके थ्रू कई काम हुए। इसके अंदर 4 सदस्य अपॉइंट होते हैं, लेकिन इसमें एक प्रमुख व्यक्ति बनता है। इसी के आधार पर प्रमुख व्यक्ति वो कौन बनता है? सर बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। बंगाल का गवर्नर जनरल आपका बनता है, गवर्नर जनरल बनता है, जिसका नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात यहां पर, इसी के आधार पर कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बनता है। आप मुझे बताइए कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में जज कितने थे? क्योंकि भैया रेगुलेटिंग एक्ट के बेसिस पर ही आप देखते हो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट भी बनता है। इसके अंदर जज आपको कितने देखने को मिलते हैं? 1774 में बना था। इसके अंदर जज हैं 3+1, 3 अन्य, एक प्रमुख। एक प्रमुख का नाम है एलिजाह इम्पे। कमाल की बात है, ये लड़का है। मुझे बहुत लंबे समय तक ये लड़की लगती रही थी, बाद में मुझे पता लगा एलिजाह इम्पे जो है जो तो लड़का निकला, तो मतलब खोदा पहाड़ और निकला लड़का, याद रखना। और बाकी के 3 जो है आपके लेमेस्टर, हाइड और चैम्बर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यह सवाल भी तगड़ा है भाई। पिट्स इंडिया अधिनियम के बारे में बात चल रही है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ कि भैया पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इन विच ईयर वाज पिट्स इंडिया एक्ट पास्ड एंड व्हाट वाज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव? ये 13 नवंबर 2021 की तीसरी शिफ्ट में देखे जाने वाला सवाल है। अब तुम ये देख लेना, ये यूपीएसआई में आ रखा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर यूपीएसआई में। ओफो, देख रहे हो? देखो अगर मैं आपको यहां बता दूं पिट्स इंडिया अधिनियम, देखो भाई जो मुझसे पॉलिटी पढ़े हैं वो जानते हैं कि मैं पॉलिटी जो पढ़ा रहा होता हूं वो यूपीएसआई, पीसीएस, यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशंस के लिए पहले भी चीजें कही जा चुकी हैं, और मेरा पीएससी का बैच भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। बहरहाल अभी हमारा पूरा फोकस जो है वो किस तरफ है? यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल, आपके एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस एंड रेलवे, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये देखने को मिला, पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें, इस समय ब्रिटेन का पीएम आपको कौन देखने को मिलता है? सर जब ये आया इस समय ब्रिटेन का पीएम था विलियम पिट्स यंग। नाम है इसका विलियम पिट्स यंग।
विलियम पिट्स यंग इसका नाम आपको देखने को मिलता है। पॉइंट है कि भाई जब इसी के बारे में बात कर रहे हो, पिट्स इंडिया अधिनियम क्यों आया था? सर इसने कंपनी के काम को दो भागों में बांटा। कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांटा था, कार्यों को दो पार्ट्स में बांटा। क्लियर बात है? दो पार्ट्स में बांटा था। अगर मैं इस आंसर की बात करता हूं तो पूछा है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सर 1773 कंपनी पर संसदीय नियंत्रण, 1784 द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना, शिक्षा के लिए धनावंटन, दास प्रथा का उन्मूलन। करेक्ट है, द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना। इसको डुअल गवर्नमेंट बनानी थी। अभी डुअल गवर्नमेंट काम कैसे करती है? सर देखो, जो 1784 के पिट्स एक्ट की डुअल गवर्नमेंट है वो काम कैसे करती है? 1784 की पिट्स एक्ट की डुअल गवर्नमेंट काम कैसे करती है? इसकी जो डुअल गवर्नमेंट है इसकी वर्किंग देखते हैं। सर डुअल गवर्नमेंट की वर्किंग कुछ ऐसे शुरू होती है। पहली वर्किंग है इसकी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो आपको देखने को मिलता है, कंट्रोलर जो राजनीतिक मामले देखता है। राजनीतिक, आप मुझे बताओ कितने लोग हैं इसमें लोग हैं 6। एक है सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको देखने को मिलता है। लोग कितने हैं इसके अंदर? सर इसको बोलते हैं निदेशक। अब लोग इसके अंदर कितने हैं? सर निदेशक में लोग हैं 24। इसकी सैलरी कहां से जाती है? सैलरी इसकी जाती है ब्रिटेन से सैलरी जाती है। लेकिन इसकी सैलरी कहां से जाती है? ईस्ट इंडिया कंपनी से इसकी सैलरी जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी से सैलरी जाती है। ये पिट्स इंडिया एक्ट था। अब एक सवाल आप सभी से पूछा जा रहा है, जिसका सवाल का जवाब आप ही मुझे बताएंगे कि भैया जी ये जो एक्ट देख रहे हो 1784 का एक्ट, ये रद्द कब हुआ था? इस अधिनियम को किस वर्ष में रद्द कर दिया गया है? ठीक है, चलिए। एक बच्चा है जिसका नाम है कपिल, कह रहा है सर मैं दिल से आपका आभारी हूं। आभारी ना रहो वत्स, मुझे सिलेक्शन ला के दो। आपका सिलेक्शन मेरा सिलेक्शन है, बात खत्म। जो कह रहे हैं कि सर थ्योरी कराइए, आपके यूपीएसआई एग्जाम से पहले थ्योरी का वन शॉट आएगा आपके अपने चैनल जीत राणा जीएस पर। क्या रे कैसन? तो पिट्स इंडिया अधिनियम के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। यह रद्द कब हुआ था? आपसे जब रद्द पूछा जाए तो बता देना 1858 के भारत शासन अधिनियम में, भारत शासन एक्ट में रद्द हुआ था। भारत शासन अधिनियम में इसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे, जो 1858 में आया था तब इसको रद्द कर दिया गया था। ठीक बात है, बहुत बढ़िया, ये करेक्ट हुआ। अगला सवाल ये रहा, चार्टर एक्ट 1813 की कौन सी विशेषता भारतीय शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण है? Which feature of Charter Act 1813 is significant in the history of Indian education? यूपीएसआई के अंदर है और ये 29th में आपको देखने को मिल रही है। इसके बारे में आप चर्चा करके बताइए। ठीक है, क्या बोल रहा है? मूल विधि के लिए, भाई मूल विधि के लिए बैच हमारा सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पे है। अब देखो बच्चे, मैं हमेशा चाहता हूं अगर आपको बैच लेना है बैच ले सकते हो, वरना मूल विधि के लिए मैं पहले से ही कह चुका हूं कि पूरी चीजें यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। बीएनएस की 19 घंटे की वीडियो पूरे यूट्यूब पर, इससे बढ़िया वीडियो कोई अगर आपको दे दे तो मैं उनका बैच खरीदने के लिए तैयार हूं। आगे बढ़िए, सरेआम खुला चैलेंज। करेक्ट आंसर की बात करते हैं। भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का वार्षिक आवंटन यहां किया गया। यहां बच्चों को एक टेक्निकल ग्लिच रहता है कि ये हमारी एजुकेशन पर खर्च हुआ था। ना 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 लल्ला, ये जो खर्च हुआ है रुपया वो इसलिए खर्च हुआ है ताकि ब्रिटेन के लोग इंडिया में अच्छी शिक्षा ले सके। ठीक है, चलो याद रखना, ये इसलिए था, एनुअल इसलिए था सो दैट ब्रिटिश जो है ब्रिटिश भारत में अच्छी शिक्षा ले सके, भारत में अच्छी शिक्षा ले। अच्छा, एक क्वेश्चन में वैसे पूछ लूं आपसे, हाथ से लिख के एक क्वेश्चन पूछ लूं कि भारत में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा बाकी ब्रिटेन की कंपनियां भारत में कब आई? ठीक है, आप इसके बारे में मुझे बताइए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, ईआईसी के अलावा अन्य ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अन्य ब्रिटिश कंपनी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अन्य ब्रिटिश कंपनी कब आती हैं? बहुत ध्यान से मेरे सवाल को समझना। ब्रिटेन की अन्य कंपनियां भारत में आने लगती हैं, वो कब आती हैं इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक बच्चा पूछा है सर क्या संभव सीरीज से पढ़ने से जीडी क्लियर हो जाएगा? बेटा संभव सीरीज से ही आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन संभव है। फटाफट बताइए, सवाल हमने आपसे पूछा, इसका जवाब मुझे दीजिए। ठीक है, चलो सर 1834 में जो है क्या हुआ था बाबू? 1834 में आपको देखने को मिलता है, 1834 में भारत के अंदर पहला विधिक आयोग बना था। पहला विधि आयोग बनता है, पहला लॉ कमीशन
पहला विधि आयोग बनता है, पहला लॉ कमीशन बनता है, और इसके जो हेड बनते हैं वो बनते टीबी मैकॉले। इसके हेड बनते थॉमस बेबिंगटन मैकॉले बनते हैं, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। यही जो हमारा विधि आयोग है, यही आगे चलकर आईपीसी बनाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के अंदर पहली बार आगमन क्या होता है? सर जी, पहली बार आगमन होता है 1813 चार्टर के बाद ही। साथ ही क्रिश्चियंस भी भारत के अंदर धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी भारत में आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक बार क्लास को लाइक करके आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सवाल आपके सामने, आप देख चुके हैं, आगे हम बात कर रहे हैं। ये रहा अगला सवाल। चार्टर एक्ट 1833 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखो बात को समझना, ये हमारा सेल्फ मेड क्वेश्चन है, ये यूपीएसआई वगैरह में पहले से नहीं आया। क्यों? क्योंकि भैया बात क्या थी, सीरीज खराब हो रही थी। सीरीज क्या, मैं हर अधिनियम के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं, वो अधिनियम नहीं आ रहा था, बोला शंकर भगवान की जय, और मैंने ये सवाल बना दिया इसीलिए। ठीक है, तो इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। जैसे आपसे मैंने पूछा ही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट 1833। तो जो 1833 का चार्टर आपको देखने को मिल रहा है, इसके बारे में हम पूछ रहे हैं, इसका काम क्या था? इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया, परफेक्ट है। इसने सती प्रथा को समाप्त कर दिया, सर वो 1829 में ही हो चुकी थी, में ही हो गई थी। किसने करी थी? सर विलियम पाजी ने करी थी, विलियम बेंटिक ने करी थी। और विलियम बेंटिक के साथ कौन थे? राजा राममोहन रॉय प्लस राजा जी, राजा राम मोहन पाजी आपको देखने को मिल जाएंगे, याद रखेंगे। इसने विधि आयोग की स्थापना करी। सर विधि आयोग की स्थापना 1834 में होती है, बट उसके अंदर इसका कोई लेना देना नहीं है। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए, ये पहले ही खत्म हो चुके थे, व्यापारिक अधिकार पहले ही समाप्त हो चुके थे। करेक्ट आंसर है, भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। पूछा जा सकता पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहला व्यक्ति जो भारत का गवर्नर जनरल बना, प्रथम व्यक्ति आपको यहां कौन देखने को मिलता है? प्रथम व्यक्ति भारत का गवर्नर जनरल, प्रथम व्यक्ति जो भारत का गवर्नर जनरल बना, भारत का गवर्नर जनरल जो बनता है पहला व्यक्ति, वो कौन था? सर भारत का पहला व्यक्ति जो भारत का गवर्नर जनरल बना, उसका नाम आपको क्या देखने को मिलता है? सर जी प्रथम व्यक्ति भारत के गवर्नर जनरल, नाम है उसका विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक नाम है उसका, विलियम बेंटिक उसका नाम है, याद रखिएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये लीजिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में क्या सही नहीं है? अच्छा, इससे पहले मैं 1853 के एक्ट में कुछ पूछना चाहूंगा, क्योंकि फिर वो छूट जाएगा बेचारा। 1853 का एक्ट जो आता है, इसमें क्या होता है? एक ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, इसको बोलते हैं अखिल भारतीय विधायी परिषद बनती है। क्या बनती है भाई जी? अखिल भारतीय विधायी परिषद बनती है, अखिल भारतीय विधायी परिषद बनती है। तो मुझे बताओ, अखिल भारतीय विधायी परिषद जो यहां बनी है, इसमें सदस्य कितने थे? सदस्य बताए जाने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। मुझे लगता है दरोगा की कैप सफिशिएंट रहेगी। अद्भुत। यहां पे मुझे बताएं कि ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, अखिल भारतीय विधायी परिषद में सदस्य कितने थे? पूछता है भारत, 1853 में हुआ है। साथ ही कंपनी का पूर्ण कार्य, पूर्ण प्रशासनिक निकाय बनना, प्रशासनिक निकाय बनना, पूर्ण प्रशासनिक निकाय बनना। अब कंपनी पूरी तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी है। कंपनी बिकेम कंप्लीटली अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। अगला 1853 में क्या हुआ? बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनता है, बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर बना, जिसका नाम था फ्रेडरिक हेलिडे। ठीक है, इसका नाम क्या है? फ्रेडरिक हेलिडे आपको देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल आपको यहां एक और देखने को मिलता है, 1853 एक्ट के आधार पर ही जो 1854 में आपको वो डिस्पैच एक्ट भी देखने को मिलता है, इंडियन एजुकेशन में सुधार था। साथ ही साथ सिविल सर्विसेज का रिटर्न एग्जाम, सिविल सर्विस का रिटर्न एग्जाम, सिविल सर्विस का रिटर्न एग्जाम, इसको अनाउंस किसने किया है? रिटर्न एग्जाम किस समिति ने इसको कहा है कि ऐसा होना चाहिए? समिति का नाम बता दो, और मैं आपको बता देता हूं, ऐसा कहा था डलहौजी ने। डलहौजी उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। डलहौजी के कार्यकाल आपको 1848 से 56 तक देखने को मिलता है। समिति का नाम बता दीजिए। डलहौजी है ये। सदस्य इसमें 12 आपको देखने को मिले थे, सदस्य 12 थे। बहुत बढ़िया, 12 सदस्य थे। अबे 15 नहीं थे, वो इंडियन काउंसिल में 15 थे। ठीक है, चलो हम बात करते हैं इसके अंदर। जो बच्चा मूल विधि की दूसरी प्लेलिस्ट पूछ रहा है वो देख लेना, वो पढ़े हुए हैं। लैंड रिफॉर्म एक्ट उसमें आ जाएंगे गुन्नू। नेक्स्ट पूछा गया है, समिति के अंदर सदस्य आपको कितने देखने को, मतलब समिति का नाम क्या था? सर ये मैकॉले समिति थी। मैकाले समिति आपको देखने को मिल जाएगी। कौन सी? मैकाले समिति आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक बात है, बहुत बढ़िया।
ये 1853 में हुआ था। विधायी कार्यों को बिल्कुल अलग कर दिया गया कार्यकारी कार्यों से। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव वर्क वर सेपरेटेड। आर्टिकल 50 का जन्म यहीं से होता है। ठीक है, चलो। नहीं, कंपनी पूर्ण प्रशासनिक यहां पर बनी है, पूरी प्रशासनिक यहां बनी है। 1833 में काफी हद तक चीजें बची हुई थी। अबे अरुणडेल समिति यहां क्यों आएगी? क्या रे, इस सवाल का बताऊं मुझे। मैंने पूछा भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में क्या सही नहीं है। ये सवाल भी मुझे अपनी तरफ से डालना पड़ा है। सर ये क्लास रोज चलेगी क्या आज आपकी? अरे भाई ये क्लास नहीं रुक सकती, क्योंकि इस क्लास को सीधा आशीर्वाद जो प्राप्त है वो बहुत अलग चीजों का है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इस सवाल का सही जवाब मुझे बता दीजिए। जो आशीर्वाद प्राप्त है वो देवी मां का है, सामने ही बैठे हैं मूर्ति। अबे क्या बात कर रहे हो? ठीक है सर, ज्योग्राफी का पढ़ाओगे, इसके बाद ज्योग्राफी होगी। ठीक है, इसके बाद ज्योग्राफी फिर हिस्ट्री। हाँ, ज्योग्राफी अब की बार मैं पहले लूंगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का समाप्त होना, क्योंकि ये पिट्स एक्ट में बने थे। पिट्स एक्ट समाप्त हो गया। पिट्स एक्ट का समाप्त होना बिल्कुल परफेक्ट है सर, ये तो हुआ होगा। दूसरा है भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया। परफेक्ट है, भारत का राज्य सचिव बना था क्योंकि भारत परिषद बनी थी। भारत परिषद नाम की एक संस्था बनी थी, इसी का हेड भारत राज्य सचिव होता था। इसके अंदर 15 सदस्य थे। इंडियन काउंसिल के अंदर 15 सदस्य थे। कहां बनी थी सर जी? लंदन में बनी थी। हाँ जी। ये प्रथम व्यक्ति कौन था इस पद पर? प्रथम व्यक्ति का नाम था स्टैनली। स्टैनली नाम था उसका। राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य परिषद। गवर्नर जनरल को वायसरॉय की उपाधि दी गई। परफेक्ट है सर, राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य परिषद बनाई गई थी। अगर सच बताऊं तो परफेक्ट तो ये भी है, लेकिन इसके अंदर अगर मैं बताऊं, ये जो डी ऑप्शन है बच्चा, ये करेक्ट है बाबू। ये जो मैंने बताया अभी, 15 सदस्य आपको यहां देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहां जो पॉइंटर है, गवर्नर जनरल को वायसरॉय की उपाधि नहीं मिली थी, बल्कि गवर्नर जनरल का पद खत्म हुआ, वायसरॉय नया पद बना था। यही नया पद बना है, इसके बारे में याद रखना। डी आंसर है इसका। जोरदार। जो बच्चे इसका आंसर सी दे के आए हैं, बधाई हो, आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर कट चुका है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। लीजिए अगला सवाल। भारत परिषद अधिनियम 1861 ने पहली बार किस सिद्धांत को मान्यता दी थी? ये यूपीएसआई 2021। सवालों का लेवल देख रहे हो? जहां पे यूपीएसआई का सवाल आया है वहां हमने डाल दिया है, जहां यूपीएसआई का सवाल नहीं आया है वहां हमने क्या किया? अपनी तरफ से सवाल क्रिएट कर दिया है। बात है समझ में? तो मुझे बताइए सर, भारत परिषद अधिनियम ने पहली बार किस सिद्धांत को मान्यता दी थी? कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा पहली बार? ये मेथड आपको देखने को मिलेगा। अब से पहले कभी ऐसा सिद्धांत आया ही नहीं था। बहुत बढ़िया लेवल पर आपको ये सवाल देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। फटाफट इसके बारे में आप मुझे बताइए कि क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत रही हैं, किस तरीके का मेथड आपका यहां पे रहा है। फटाफट बताओ, बिना परेशानी के। बिना परेशानी के इसके अंतर्गत आप मुझे बताइए, जिससे कि आपको कोई समस्या भी इसमें नहीं हो। ठीक है कोई बफरिंग नहीं हो रही, किसी तरीके की कोई बफरिंग इसके अंतर्गत नहीं है। ठीक है, बच्चे कह रहे डिसेंट्रलाइज मेथड आया था। डिसेंट्रलाइज मेथड नहीं आया था, रिप्रेजेंटेशन मेथड आपको देखने को मिला है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मेथड आता है 1935 में, 1935 में आता है रेस्पॉन्सिबल मेथड गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम भी 1935 में आता है। प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन मेथड आपको यहां देखने को मिलता है। मैं आपसे यूपीपीएससी का पूछ लूं एक सवाल, अगर आप कहें तो लो, यूपीपीएससी 2023, यूपीपीएससी 2023 का पूछ लेता हूं। भारत में पहली बार भारतीयों को प्रशासन में स्थान कब मिला? भारत में पहली बार भारतीयों को प्रशासन में स्थान कब मिला? प्रशासन में स्थान कब मिला? बताइए, भारतीयों को पहली बार प्रशासन में स्थान कब मिला था? फटाफट बताइए चलिए, बिना परेशानी के हम बात करते हैं। ये ब्लू पे क्लिक कर दीजिए। चलिए बताइए, भारतीयों को पहली बार प्रशासन में स्थान मिलता है 1861 में। इसी अधिनियम के माध्यम से मिला था, इसी वजह से मुझे याद आया था। 1919 नहीं है, इसके अंदर करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है कि करेक्ट आंसर आपको पता लगेगा कि सर जी यहां पर स्थापना 1935 के बेसिस पर तो रेस्पॉन्सिबल और फेडरल बनी है, या रिप्रेजेंटेशन मेथड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए सर, विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन मेथड कब आया था? डिसेंट्रलाइजेशन मेथड 1919 से स्टार्ट हो रहा है, बट डायरेक्टली कभी नहीं है। सेंट्रलाइजेशन मेथड जरूर आया है। सेंट्रलाइजेशन मेथड का अगर पूछ ले कि सर सेंट्रलाइजेशन मेथड कब शुरू हुआ, सेंट्रलाइजेशन कब शुरू हुआ? भैया सेंट्रलाइजेशन शुरू होता है 1833 में, ये भी याद रखना।
ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। उससे पहले जरा फाइलवा ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो भाई फाइलवा ऐड हो गई। ये लीजिए, सवाल दूर से मंगाए जा रहे हैं, बड़ी दूर से आए हैं, सवाल भी बड़ी दूर से मंगाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बिना परेशानी के मुझे बताते चलिए। बच्चे, 2-3 सवाल हैं एक्स्ट्रा आ गए, इनको मैं जरा डिलीट कर दूं। ये बेचारे सवाल है ना, ऐसे ही आ जा रहे होते हैं। ये लीजिए, बहुत बढ़िया, तगड़ा सवाल आपके सामने फेंक के हमारा है। सवाल का जवाब दीजिए, सवाल आपके समक्ष है, सवाल का जवाब दीजिए। अरे लाइक वाइक करते रहा करो। भारत परिषद अधिनियम 1892 को कौन सी विशेषता सही है? इसने प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की। सर जहां तक मुझे याद जाता है, डायरेक्ट इलेक्शन की जो स्टार्टिंग होती है, जहां तक मुझे याद जाता है कि डायरेक्ट इलेक्शन की जो स्टार्टिंग होती है, डायरेक्ट इलेक्शन की जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्ट होती है 1919 के एक्ट के माध्यम से हुई थी। दूसरा है, इसने अप्रत्यक्ष चुनाव का तरीका अपनाया। परफेक्ट है, ये तो सही है। इसने सार्वभौमिक मताधिकार दिया। सार्वभौमिक मताधिकार की जो डिमांड की गई थी, डिमांड पहली डिमांड इसकी कब हुई थी? आज जिस बच्चे ने मुझे ये बता दिया कि पहली डिमांड यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी की कब हुई थी, मैं उसे अभी से दरोगा ही कहूंगा, फिर हमेशा दरोगा ही कहूंगा। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के बारे में बात की जा रही है, फटाफट बताइए। इसने द्विसदन व्यवस्था शुरू की है। द्विसदन व्यवस्था आपको 1919 में देखने को मिलती है, प्रांतीय स्तर पर देखने को मिलती है, और 1935 में देखने को मिलती है सर केंद्र स्तर पर। केंद्र में आपको देखने को मिलता है द्वैध शासन। करेक्ट आंसर है, इसने अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत करी। 1892 का अधिनियम यही था। ठीक बात। अब लेकिन जो सवाल मैंने पूछा है, इस सवाल का जवाब आपको देना था। ठीक है, चलिए सर यूपीएससी के बैच में पॉलिटी 11 तारीख से थियरी में स्टार्ट होगी। पहले यहां ध्यान दे लो। सर जी आई लव यू ऐसा कहना है अरुण कुमार का। अरुण समझो भाई, इस तरीके की बातें कैसे कर रहे हो तुम? मान जाओ, यहां ध्यान दो। मैंने पूछा कि पहली डिमांड जो होती है वो 1931 की कराची सेशन में हुई थी। कहां हुई थी? कराची सेशन के अंदर आपको देखने को मिली थी, कराची सेशन में। याद करो, सरदार वल्लभ भाई पटेल फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की थी, साथ ही इन्होंने सार्वभौमिक अधिकार की भी मांग करी थी। ठीक है, लो अगला सवाल। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 का सबसे विवादास्पद प्रावधान क्या था? यूपीएसआई 2021 विवादास्पद प्रावधान जो आपको यहां देखने को मिलत रहा, फटाफट मुझे बता दीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट बताओ। देखो हम आपको बता दें कि मजा ऐसा नहीं है कि यूपी कांस्टेबल में नहीं है, लेकिन जो होगा का है वो कहीं और नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताइए मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 का सबसे विवादास्पद प्रावधान क्या था? केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि। तो ये जो काम है ये 1892 में भी हुआ था, तो यहां हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑब्वियसली यस। विधान परिषद में निर्वाचित बहुमत, यहां इलेक्टेड मेजॉरिटी देखने को मिल रही थी। दूसरा, ये मेजॉरिटी तो पहले भी थी। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, इसको बोलते हैं सांप्रदायिक पंचायत। सांप्रदायिक पंचायत इसको बोला जाता है। अच्छा मैं आपसे एक बात कहता हूं कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, वी आर सोइंग द टीथ्स ऑफ स्नेक, इट विल बी हैव द बैड कॉन्सिक्वेंसेस। मैंने आपसे बोला कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, हम नाग के दांत बो रहे हैं, दांत बो रहे हैं। परिणाम भीषण होगा। ये किसने कहा है? भीषण होगा। इंग्लिश में इसको बोला जाता है वी आर सोइंग द टीथ्स ऑफ द स्नेक, इट विल हैव द बैड कॉन्सिक्वेंसेस। हम पाकिस्तान की ताबूत में पहली कील ठोक रहे हैं। ये प्रावधान किसका है, किसने कहा है? फटाफट बताइए इसके बारे में। ओके वॉइस का इशू था। चलिए कोई इशू नहीं है, वॉइस सही कर दी गई है। ओके ठीक है। हेलो। अरे आवाज ठीक हो गई है मित्रों, अब तो आवाज ठीक है भाई। चलें, लाला जी सवाल हम पूछे रहे, तो ये करंट किसने कहा था? देखो मॉर्ले मिंटो इसका नाम क्या था? इस समय मॉर्ले जो थे, मिंटो जो थे, वो इस समय आपको वायसरॉय देखने को मिलते थे, और ये भारत राज्य सचिव थे। भारत राज्य सचिव आपको देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको यहां देखने को मिलता है वायसरॉय मिंटो द्वितीय के द्वारा कहा गया था। ये वायसरॉय मिंटो द्वितीय के द्वारा कहा गया था।
अभी जो माइक था वो हमारे करेजा पे लग गया था, अब करेजे पे माइक लग गया तो मेरे मन से आवाज आ रही होगी। आगे बात करते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा स्थापित द्वैत शासन प्रणाली में आरक्षित विषय कौन से हैं? तो मुझे बताइए इसके अंदर आरक्षित विषय आपको कौन से देखने को मिले हैं? ये है यूपीएसआई 15/12/2017 के अंदर पूछा गया सवाल, रिजर्व सब्जेक्ट अंडर द डायरकी सिस्टम एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990। इसके अंदर रिजर्व सिस्टम आपको कौन से देखने को मिले थे? एग्जैक्टली क्या हुआ था कि 1919 अधिनियम के द्वारा विषय दो प्रकार के कर दिए गए, रिजर्व और हस्तांतरित। इसके अंदर कर दिए गए दो प्रकार के, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित आरक्षित प्रकार के विषय कर दिए और हस्तांतरित प्रकार के विषय कर दिए थे, हस्तांतरित। ठीक है, इसके अंदर रिजर्व और आपके ट्रांसफर दो प्रकार के विषय कर दिए गए थे। अब इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के विषय आपको देखने को मिलते हैं। कानून व्यवस्था, वित्त और राजस्व, ये रिजर्व है। इसके ऊपर कानून कौन बना सकता है? केवल और केवल इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसका है? आपको याद है डायरकी सिस्टम स्टार्ट हुआ था, राज्य परिषद और विधान परिषद दो बने थे। थोड़ा समझना, मैंने आपको बताया था कि 1919 एक्ट के तहत आपको द्विसदन शासन देखने को मिला था। द्विसदन शासन आपको देखने को मिलता, बाइकैमलरिज्म इसको कहा जाता है, दैट इज नोन एज बाइकैमलरिज्म। बाइकैमलरिज्म इसको बोलते हैं। एक सदन शुरू होता है राज्य परिषद से, राज्य परिषद बनता है, राज्य परिषद को ही कहा जाता है क्या? अपर हाउस। राज्य परिषद ही अपर हाउस है। इसी अपर हाउस को कहा जाता है ब्रिटिशर्स का हाउस। इसके अंदर पर्सन थे 60, 34 का इलेक्शन होता था, 26 इसके अंदर अपॉइंट होते थे। स्टेट काउंसिल है, आज की डेट में यही राज्यसभा बनता है। मैंने बताया इसके लिए इलेक्शन कितने लोगों के लिए था? इलेक्शन था 34 लोगों के लिए, बाकी लोग इलेक्ट होके आते नहीं थे, नॉमिनेट होते थे। यहां बाकी आपको देखने को मिलता है शाही विधानसभा, जिसको विधान परिषद भी कहा गया था। आज की डेट का राज्यसभा यही है। इसके अंदर सदस्य होते थे 145, 104 लोगों के लिए इलेक्शन होता था और बाकी के 41 लोग यहां पर अपॉइंट होते थे, अपॉइंट। कमाल की बात यह है इसके पास लोअर विषय थे क्योंकि ये निम्न सदन था। तो इसके अंदर जितनी भी रिजर्व हैं, रिजर्व टॉपिक्स हैं, उस पर कानून कौन बनाएगा? यही कानून बनाएगा। ठीक है, चलिए यही कानून बनाएगा। तो इसके अंदर कानून, राज्य व्यवस्था और वित्त, राजस्व, ये सब आपके रिजर्व टॉपिक आपके हो गए थे। ठीक है, चलो अगला सवाल ये रहा, 3 गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था? अब ये तो तुम छोड़ो, मुझे ये बताइए कि गोलमेज सम्मेलनों के आधार पर कौन सा अधिनियम भारत आया? इस सब में मैं आपसे पूछूंगा 2 सवाल। मैंने आपसे ये पूछा कि गोलमेज सम्मेलनों का आउटपुट कौन सा अधिनियम था, आउटपुट कौन सा एक्ट था, कौन सा एक्ट था, कौन सा एक्ट था, ये आप मुझे बताइए। ये है आपका यूपीपीएससी लेवल का सवाल। दूसरा, तीनों गोलमेज सम्मेलनों का कारण क्या था? कारण क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको क्यों किया गया? सर ताकि नेहरू रिपोर्ट, साइमन रिपोर्ट और जिन्ना रिपोर्ट पर काम किया जा सके, ताकि इन तीनों रिपोर्टों पर काम किया जा सके। नेहरू जिन्ना, नेहरू रिपोर्ट, साइमन रिपोर्ट, साइमन रिपोर्ट, ठीक है, और इसके अलावा जिन्ना रिपोर्ट पर पुनर्विचार, जिन्ना रिपोर्ट पर विचार करने के लिए, जिन्ना रिपोर्ट को एक बार अभी बताइए फटाफट से। बच्चे की संख्या फिर से गिर गई है, कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे बच्चे, बच्चों का क्या है, बच्चे तो खुद चाहते हैं कि चीजें बढ़िया हो। सर वेट करिए, कुछ लोग, अरे घबराइए नहीं, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। और जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि सर की क्लास में कुछ इश्यू हो गया है, ये हो जाए, ना करें भाईजान, ना करें, आप ऐसा ना सोचें, ठीक है, क्लास आपकी होके रहेगी भाईजान, आप निश्चिंत रहिए भाईजान, ऐसा ना करें। ठीक है, ये छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी टेंशन तो मैं ब्रेकफास्ट में ले लेता हूँ सुबह सुबह, क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं, बस याद रखना, ना करें भाईजान, ना करें। यहाँ पे तीनों में अगर पूछा जाए कि तीनों के अंदर आने वाला पर्सन कौन है, दैट इज डॉक्टर भीमराव, आपको देखने को मिल जाएंगे। डॉक्टर भीमराव आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो तीनों ही समिट्स के अंदर अपने गए थे। एक बार क्लास को लाइक करके आप भी बता दीजिएगा। लीजिए अगला सवाल, भारत सरकार अधिनियम 1935 संबंध में कौन सा कथन गलत है?
सर 1935 का जो एक्ट आपको देखने को मिलता है वो बहुत तगड़ा एक्ट आपको देखने को मिलता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, बुक लॉन्च कर देंगे हम अपनी। अरे बुक की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे पढ़ो, उसके बाद तुम किताब लिख पाओगे, क्योंकि मेरी किताब जो मार्केट में आती है वो थोड़ी महंगी लग रही होती है बच्चों को, लेकिन मैं अभी भी कहना चाहूंगा टॉप क्लास किताब लेनी है तो वो आप मेरी ही किताब लीजिएगा। ठीक है, जिसके बाद आप एक अच्छे राइटर भी बन पाएंगे। राइटर का मतलब ये नहीं है कि उसके बाद आप लिखोगे कि तेरे चेहरे के फसाने में हम किताबें लिख देंगे। आप मेरी क्लासों को देखिए, हम आपको दरोगा बनाने के बाद आपके सपनों को सच कर देंगे। आगे हम बढ़ते हैं, ये सवाल को हम देखिएगा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम के संबंध में कौन सा कदम गलत है? सही तो बहुत पूछ लिया, अब गलत की बात करते हैं। इसने केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की, बढ़िया जी। क्योंकि प्रांत में किसने करी थी? सर प्रांत में करी थी 1919 एक्ट ने। 1919 एक्ट ने प्रांत में यहां पर किया था ये काम। ठीक है, दूसरा है इसने प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया, परफेक्ट है। इसने प्रांतीय स्वायत्तता स्थापना प्रदान करी थी, ये भी सही है, करेक्ट है, सही है ये भी। ठीक है, इसने संघीय न्यायालय की स्थापना करी थी, बिल्कुल, क्योंकि इसी के बेसिस पर 1937 का जो आपका फेडरल कोर्ट है वो बना था। वो फेडरल कोर्ट है वो यहां पर बनाया गया था, याद रखना। इस फेडरल कोर्ट के अंदर जजेस की संख्या 2 + 1 3 हुआ करती थी। 3 आपकी संख्या थी फेडरल कोर्ट में जजेस की। प्रमुख जज का नाम मॉरिस गवियर देखने को, ठीक है, ठीक है, कोई बफरिंग नहीं है, कोई बफरिंग नहीं है, आगे बढ़िए। चलिए, अरे कोई बफरिंग नहीं है, क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे फोन में दिक्कत है। यहां समझिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रिंसली स्टेट यहां कंसेंट करती है ये एक्ट के लिए। 1935 में आपको देखने को मिलते हैं 11 प्रांत। 11 प्रांत आपको देखने को मिलते हैं, और कहा जाता है कि कितनी परसेंटेज ऐसे होनी चाहिए जो इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट इसके बारे में बताएंगे कितने परसेंटेज की बात यहां पर की गई थी। 25% रियासतें अपनी कुल जनसंख्या के आधार पर, 50% रियासतें जिनका कुल वजन आधा हो, 50% स्टेट विद हाफ द टोटल वेट, 75% रियासतों के आधार पर, 100% रियासतों की सर्वसम्मति पर। तो फटाफट इनके बारे में बताएं कि कितनी परसेंट रियासतों की चर्चा यहां पर की गई थी। सवाल बहुत बढ़िया, उसी बेसिस पर आप सवाल के अंदर बताएंगे भी, ताकि आपको इशू किसी प्रकार का कोई भी ना आए। फटाफट बताइए, what percentage of princely state consent was required for the proposed federation in the government of India Act 1935? ठीक है, अरे भाई ये क्लास रोज होती है, बिल्कुल ये क्लास रोज होती है, फटाफट बताइए। ठीक है, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी परेशानी के फटाफट बताएं इसके अंतर्गत। अभी ठीक है क्लास? ठीक है, ओके, अभी ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए, ओके। तो यहां पर पूछा जा रहा है कितनी परसेंटेज यहां पर है। अरे भैया मुझे पता है 50% आपका होगा, आई नो द थिंग्स। इसके अंदर आपको 50% रियासतें देखने को मिल जाएंगी, जो मैं पहले ही बता चुका था। 11 रियासतें हैं इसके अंदर जरूरत थी, यानी किसकी सर? +1 की इसमें जरूरत होती है 50% के साथ। क्रिप्स मिशन 1942 के प्रस्तावों में क्या शामिल नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द क्रिप्स एक्ट? क्रिस्प एक्ट से पहले मैं पूछना चाहूंगा अगस्त ऑफर के बारे में, जिसके बारे में आप मुझे बताएंगे। यहां पर अगस्त ऑफर आपको देखने को मिलता है, कौन सा ऑफर? अगस्त ऑफर आपको देखने को मिलता है 1940 में आया। पूछा जाता है कि जो अगस्त का ऑफर है वो किस महीने में आया था? कमाल की बात है, वो अगस्त में ही आया था। दूसरी बात मुझे बताइए, जब अगस्त ऑफर आया इस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? ब्रिटेन के पीएम कौन थे? अच्छा, एक सवाल यहां पे मैं एक और दूसरा एडिशनल पूछ लेता हूं। भारत में संविधान सभा की डिमांड, भारत में संविधान सभा की मांग पहली बार कब मान ली गई? संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग पहली बार कब मान ली गई? जो संविधान सभा की मांग थी, इसको पहली बार कब मान लिया गया? पहली बार कब मान ली गई? पहली बार कब मान ली गई? कब मानी गई? कब मानी गई थी पहली बार? सर मैं आपको बता दूं, भारत में संविधान सभा की मांग पहली बार अगस्त ऑफर में ही मानी गई थी। ब्रिटेन का पीएम विंस्टन पाजी हुआ करते थे, नाम था विंस्टन चर्चिल, याद रखना विंस्टन चर्चिल आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी के अंदर पहली बार इन्होंने संविधान सभा की मांग को माना था। इन्होंने कहा था देश को आजाद करने के ऊपर विचार करेंगे, डोमिनियन के ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बात मैंने आपको बता दी है। अगला सवाल आता है क्रिप्स ऑफर। क्रिप्स मिशन के अंदर 3 लोग आपको देखने को मिलते हैं, 3 सदस्य आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। पहले इन्होंने मुझसे भी कहा था कि तुम भी चले जाओ, लेकिन मैंने कहा था कि ना ना ना, फिर पॉलिटी कौन पढ़ाएगा? कहा कि पॉलिटी तुम वीओडी दे देना। फिर मैंने कहा हिस्ट्री कौन पढ़ाएगा? फिर
उन्होंने कहा उसका वीओडी तो पहले ही टेलीग्राम पे लीक पड़ा है। मैं क्या अच्छा, तो मैंने कहा तो फिर ज्योग्राफी का लेटेस्ट ट्रेडिशन वाला सिलेबस कौन पूरा कराएगा? तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, करंट अफेयर इसको करा देना, आपका बहुत बहुत आभार। इसलिए मैं नहीं जा पाया। वैसे क्रिप्स सॉफ्टवेयर में मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर 3 देखने को मिलते हैं। जो मुख्य पर्सन है उसका नाम था स्टैनफोर्ड क्रिप्स, उसका नाम था स्टैनफोर्ड क्रिप्स आपको देखने को मिलता है। दूसरा आपको यहां देखने को मिलता है एवी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर आपको देखने को मिलता है। और आपका जो है एवी अलेक्जेंडर के अलावा पैट्रिक लॉरेंस भी आपको देखने को मिलता है, पैट्रिक लॉरेंस भी आपको देखने को मिलता है। ये 3 सदस्य थे। क्रिप्स मिशन में कहना था कि युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे, तत्काल स्वतंत्रता दे देंगे, प्रांतों को संघ से अलग रहने का अधिकार दे देंगे। ये तो बहुत बाद में आया था। एग्जैक्टली अगर मैं बात बताऊं, इन्होंने कहा था कि डोमिनियन स्टेटस कर देंगे युद्ध के बाद और संविधान सभा का गठन भी कर देंगे, लेकिन नॉट इंक्लूडेड के बारे में पूछा है। सर जी, इसके अंदर तत्काल स्वतंत्रता के बारे में कोई भी बात इन्होंने नहीं करी थी। तत्काल स्वतंत्रता जैसी कोई चीज इन्होंने नहीं करी थी। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन 1946 की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश क्या थी? कैबिनेट एक्ट 1946 सबसे विशेष इसके अंदर चीज क्या देखने को मिली थी कैबिनेट एक्ट के बारे में? अच्छा, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैश बैंक, ये किसने कहा था? ठीक है, चलिए मैंने आपसे पूछा क्रिप्स मिशन को लेकर लोगों ने बड़े ताने मारे। क्रिप्स मिशन को लेकर उन्होंने कहा कि तुम्हारे नाम में अब वो क्रिप्स नहीं रहा। इसको लेकर पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? पूर्वकालिक तिथि का चेक है ये, मतलब ये एक ऐसा चेक है जो पहले होना चाहिए था, लेकिन ये पोस्ट डेटेड चेक है। ये किसने कहा था? फटाफट बताइए। ठीक है, दूसरा आपको मैंने पूछा कि पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैश बैंक, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैश बैंक, डेटेड चेक अपॉन ए क्रैश बैंक, अपॉन क्रैश बैंक, ये किसने कहा था? अच्छा, मैं एक सवाल और पूछ लूं, एक चेक पर साइन होने के बाद वो कितने माह के लिए लागू रहता है? एक चेक है, जैसे ये मान के चलिए मैंने आपको चेक बना दिया है यूपीएसआई रैंक 1, यूपीएसआई रैंक 1 2000 जो है 25 वाला एग्जाम, 25-26 वाला एग्जाम जो है, इसके अंदर इसको रुपए दिए जाएंगे, 1 रुपया नेग का 1 रुपया, और साथ में मेरे हाथों से कैप, तो ये जो है बच्चा, ये इस पर मान के चलिए मैंने डेट डाल दी, जून की डेट डाल दी, यानी 1 जून 2026 मैंने डेट डाल दी। ये कब तक के लिए वैलिड है, ये भी मुझे बताना। करेक्ट आंसर है, ये कहा था एम के गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी पाजी ने ये कहा था। और दूसरा अगर मैं यहां बात करता हूं, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैश बैंक, इसने कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो मैंने आपसे पूछा ये जो चेक है कब तक के लिए वैलिड है? जून में आया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये 1 सितंबर 2026 तक के लिए वैलिड है, क्योंकि 3 महीने का ही टेन्योर होता है। गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा था? गांधी जी ने कहा था कि मेरे लाल, ये जो चीज तुम आज दे रहे हो ये हमें 1919 में जब डिमांड की गई थी तब चाहिए थी। ठीक है, चलो आगे हम बात करें। चलो सर, क्रिस का गाना सुना दो, दिल ना दिया तो बोलो ना बोलो क्या किया। कैबिनेट मिशन 1946 की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश क्या थी? भारत का विभाजन नहीं, 3 स्तरीय संगठन नहा, पाकिस्तान की मांग स्वीकार करना, ब्रिटिश शासन का विस्तार करना। सर अगर 1946 की हम बात करते हैं, इसके अंदर किस प्रकार की बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीके से की गई थी, इसका मुझे बताएं। ले बेटे ओम फो, करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं। अरे मानेगा नहीं मानेगा, रोज क्लास 9 बजे स्टार्ट होती है। अगर मैं इसके अंतर्गत बात करते हैं तो फटाफट मुझे हम बताएंगे कि चीजें आपको क्या देखने को मिलती हैं। अरे मिश्रा जी, पाकिस्तान की मांग स्वीकार यहां थोड़ी हुई है, पाकिस्तान की मांग स्वीकार होती है 3 जून 1947 में, माउंट बेटन प्लान के अंदर होती है, माउंट बैटन प्लान के अंदर ये होती है, माउंट बैटन प्लान में ये होती है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। कार्य एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, क्या ब्रिटिश रूल का एक्सटेंशन हो जाएगा? सब ब्रिटिश रूल की जो समाप्ति चल रही थी, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेशन से दोनों खत्म हो गए। 3 स्तरीय सरकार या भारत का विभाजन, पार्टीशन ऑफ इंडिया, सर पार्टीशन ऑफ इंडिया भी माउंट बैटन प्लान में शामिल था। 3 स्तरीय सरकार बनाना ही इसके अंदर आपको नीति नजर आती है, 2 होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्या देखते हो? पंडित जी का फॉर्म डल जाएगा भैया। अरे क्या बात कर रहे हो यूवी पाजी, अपने आदमी है सब। देखो माउंट बैटन योजना किस स्थिति को आई थी, अभी जस्ट मैं पीछे वाले पेज पे बता रहा हूं। ये आदमी कौन है मुझे बताना एक बार। ये तो आप जानते ही, अपने नेहरू पाजी हैं, ये तो नेहरू पाजी, दैट इज एम्प्टी बैटन, माउंट बैटन आपको देखने को मिलता है।
और इसके जैसा सूट जो है वो मेरे पास नहीं है, ठीक है। अरे ज्योग्राफी का पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 1 भी आएगा, दोबारा आएगा ज्योग्राफी का। चलिए, बन जाओगे बन जाओगे दरोगा। दरोगा बनने के बाद इस तरीके से बाजू फोल्ड करने का जो मजा है कहीं और नहीं है जी। दरोगा बनने के बाद ये जरूर करना, ठीक है। सर ये 3 जून में देखने को मिलता है, 3 जून प्लान, 3 जून प्लान आपको देखने को मिलता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि देसी रियासतें, जो देसी रियासतें हैं, देसी रियासतें स्वतंत्र भी रह सकती हैं, स्वतंत्र भी रह सकती हैं। देसी रियासतें स्वतंत्र ना रह के भारत में भी जा सकती हैं, ये पाकिस्तान में भी जा सकती हैं। इस पूरे प्लान को अप्रैल में लॉन्च किया गया था, अप्रैल 1947 में ये वाला प्लान लेकर आया गया था। इस प्लान का नाम क्या है? इस प्लान का नाम था डिकी बर्ड प्लान। इस प्लान का नाम क्या था? डिकी बर्ड प्लान इस प्लान का नाम था। ठीक है भाई बुनेश भाई, लीजिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत गवर्नर जनरल की क्या भूमिका थी? जो गवर्नर जनरल होता है इसकी भूमिका आपको क्या देखने को मिलती है? व्हाट वाज द रोल ऑफ द गवर्नर जनरल अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947? गवर्नर जनरल का काम क्या था? बताइए फटाफट। अरे लाइक वाइक करते रहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर दरोगन बनना है। लड़कियां ही तो दरोगन बन पाएंगी, लड़के कैसन दरोगन बनेंगे? हाँ, बहु दरोगन ला सकते हैं, थोड़ा बच के रहिएगा। दोनों डोमिनियन राज्यों का साझा प्रमुख होना, प्रत्येक डोमिनियन का अलग प्रमुख हो सकता था, केवल भारत का प्रमुख है, केवल पाकिस्तान का प्रमुख होगा। देखिए इसमें कहा गया था प्रत्येक डोमिनियन का अलग अलग प्रमुख हो सकता है, इसके ऊपर इसमें चर्चा की गई थी। कॉमन हेड, व्हाट वाज द रोल ऑफ द गवर्नर जनरल अंडर द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947? कहा था कि दोनों डोमिनियन का अलग अलग प्रमुख हो सकता है, ये चीज इसके अंदर कही गई थी। दोनों डोमिनियन का साझा प्रमुख होने का मतलब ही पैदा नहीं होता। डिमांड रखी गई थी, इट वॉज डिमांडेड बट डिनाइड। ये मतलब सजेशन था, ये सजेशन था, ये एक सजेशन था, बट इसको क्या कर दिया गया था? सजेशन को डिनाई कर दिया गया था, सजेशन को डिनाई कर दिया गया था। दैट वाज अ सजेशन बट दैट वाज डिनाइड। बच्चा, कॉमन हेड रखने की बात की गई थी, गवर्नर जनरल अंडर द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इसको डिनाई कर दिया था। फिर कहा था कि प्रत्येक डोमिनियन का अलग अलग प्रमुख हो सकता है। हाँ, कुछ प्रैक्टिस सेट्स के अंदर ए आंसर दिया गया है, सम प्रैक्टिस सेट इसमें ए आंसर करते हैं, सम प्रैक्टिस सेट ऐसे हैं जो इसमें ए आंसर करते हैं, बट मैंने बताया ये सजेशन था, इसको डिनाई कर दिया था। फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने कहा था कि तुम्हारे लिए अलग अलग प्रमुख हो सकता है, तभी तो इंडिया के लिए अलग गवर्नर जनरल रखा गया था और पाकिस्तान के लिए अलग। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है बताओ? पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना। ये राष्ट्रपति नहीं बना वहां, ये गवर्नर जनरल बना है जिन्ना। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति लियाकत अली, प्रधानमंत्री लियाकत अली बना है, ये बना है जिन्ना। यहां पे हमारे यहां कौन बनते हैं? हमारे यहां के व्यक्ति का नाम जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में संसदीय प्रणाली की जड़ माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नोन एज रूट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया? कौन सा ऐसा एक्ट है जिसे रूट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा जाता है? बहुत बढ़िया सवाल है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का रूट किसको कहा जाता है? ये जो सवाल है, ये सवाल मैं फिर छाती ठोक के कह सकता हूं कि ये यूट्यूब पे मैंने ही यूट्यूब पे मतलब समझाया है। सवाल तो मैं पहली बार है, ये यूनिक क्वेश्चन आया है, पहली बार हम ही कराना है इसको, बट बताओ जरूर कि ये आपको कहां देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया। बच्चों को लगता है कि 1858 इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा, जोरदार। ज्यादातर लोगों को 1858 आंसर इसमें दिख रहा है। Which of the following act is considered as the root of parliamentary system in India? चलिए, क्लास हैज बीन रिकनेक्टेड, क्लास दोबारा से रिकनेक्ट हुई है, ठीक है। अरे भाई मैं बता ही रहा था, ये क्लास रिकनेक्ट हुई है। जिन बच्चों को लग रहा है कि एकदम से क्या हो रहा है, मैं बता दूंगा। मैं बता दूंगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ, मैं हर एक चीज के ऊपर चर्चा कर लूंगा, कौन करा रहा है ये भी मैं बता दूंगा। होता क्या है, कई बार जो सर्वर होता है, सर्वर के ऊपर लोड डाला जाता है, होता नहीं है, सर्वर पे लोड डाला जाता है, जिस वजह से क्लास रुक जा रही होती है, ठीक है। और इसके पीछे का कारण भी आप सभी जानते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। बट मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि में रहकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। भूत का समय है, क्लास में भाग जाओ नहीं,
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, कवनो सो काज कठिन जग माही, जो ना होए ता तुम पाही। बात को समझिए बहुत ध्यान से, ठीक है। और मैं किसी प्रकार की कोई भी कंट्रोवर्सी या टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं सीधा आपको पढ़ाने के लिए आया हूं, पढ़ा के ही रहूंगा, सीधी बात है, ठीक है। और क्लास की रीच तक रोकी जाती है तो ये तो बहुत कॉमन चीज है, ठीक है। मैं तो इस चीज से खुशी होता हूँ हमेशा, मैं ले भाई, ठीक है, स्वाद आ रहे हैं, जी सा आ रहा है गति, 3-4 आदमी इनकी जब तक मैं रात में नींद खराब ना कर दूं, क्या फायदा, ले भाई। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर 1853 में क्या करेक्ट, मैंने बताया कि 1853 अगर इसमें होता तो करेक्ट होता, क्योंकि इसको रूट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी के अंदर पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। चलिए, अब मैंने बताया था इसके अंदर ही आपको पोर्टफोलियो सिस्टम देखने को मिला था, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें की गई थी, जैसे यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा एग्जीक्यूटिव, वहीं आपको देखने को मिल जाएगा लेजिस्लेटिव, और तीसरा आपको यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा हमारे हाई कोर्ट सिस्टम भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो याद रखना, लेकिन इसका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के बेसिस पर मैं देना चाहूंगा यहां पर 1935, 1935 का अधिनियम। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाता हूं किस अधिनियम से क्या लिया गया था, ये मैं पढ़ाता हूं किस अधिनियम से क्या लिया गया था, हाँ जी, तो तभी मैं आपको पढ़ाता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 आपको देखने को मिलता है, इसी अधिनियम को पिकअप कहां से किया जाएगा? सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आपको देखने को मिलता है, इस अधिनियम को पिकअप किया जाता है ब्रिटेन से, ऑब्वियस बात है, उन्होंने ही दिया था, और वहीं से हम भारत के पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को पिक करते हैं जो ब्रिटिशर्स का है। तो करेक्ट आंसर ये है, मैं विदेशी स्रोतों में इसको पढ़ाता हूं, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं बिना किसी परेशानी के। अगला सवाल ये रहा, चार्टर एक्ट 1833 के किस प्रावधान को भारतीय सिविल सेवा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय सिविल सेवा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? खुली प्रतियोगिता द्वारा भर्ती का प्रावधान, भारतीयों को उच्च पद में नियुक्ति, सिविल सेवाओं के वेतन में वृद्धि, सेवा की शर्तों में सुधार करना। जो चार्टर एक्ट 1833 आपको देखने को मिलता है, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसको पूछा जा रहा है। Why 1833 Act is known as the Magna Carta of the Civil Services in India? बिना किसी परेशानी के, बिना किसी परेशानी के इसके अंतर्गत बताइए, विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर डिले, ठीक है। चलिए, ठीक है, देखो हुआ गया था कि इसको इस कारण से कहा जाता है, 2-3 चीजें हैं कि इसको मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है कि इसमें खुली प्रतियोगिता द्वारा भर्ती का प्रावधान। तो खुली प्रतियोगिता मतलब सभी इसमें शामिल हो सकते हैं, सभी को शामिल करने की बात की गई थी, सभी को शामिल करने की बात की गई थी, शामिल की बात की गई, शामिल की बात की गई थी, बात की गई थी। इससे पहले इंडियंस इसमें शामिल नहीं हो सकते थे, सभी को शामिल करने की बात की गई थी, इस वजह से इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। It was declared that everyone can take part in the examination, but examination होती नहीं थी, भाग सब ले सकते थे। एग्जामिनेशन प्रोसीजर कब शुरू होता है? 1856 में, ठीक है। चलिए मैंने बताया एग्जामिनेशन का प्रोसीजर शुरू कब होता है, एग्जामिनेशन प्रोसेस आपका कब शुरू होता है, एग्जामिनेशन प्रोसेस कब शुरू होता है? 1856 में शुरू होता है, उससे पहले ये चीज देखने को नहीं मिलती है। करेक्ट आंसर है खुली प्रतियोगिता का होना, खुली प्रतियोगिता का होना आपको देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यूपीएसआई 2021। अब सवाल रिपीटेटिव लेवल पे आ रहा है, अभी सवाल और भी आएंगे, क्लास थोड़ी सी लंबी चल सकती है, आज पहला दिन है इस वजह से हल्की सी लंबी चल सकती है, लेकिन क्लास को लाइक करके आपका प्यार मोहब्बत बना लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर इसके अंदर बी नहीं होगा। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति कब मिल गई? ये तो डिमांड करते रहते हैं, इंडियंस 1892 तक डिमांड करी है। मैंने आपको बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये आ चुका है, तो अब यहां थोड़ी स्पीड देंगे क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूं। करेक्ट है, एलिजा एम्पे। सर विलियम जोन्स नहीं है, वॉरेन हेस्टिंग उस समय आपको देखने को मिलते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल, कॉर्नवालिस आपको देखने को मिलता है भारत का गवर्नर जनरल। ये है सिविल सेवा का जनक, इसको कहा जाता है सिविल सेवा जनक। क्यों कहा जाता है इसको सिविल सेवा का जनक? क्योंकि सर जी इसी के द्वारा 1793 में सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी, और वो कॉर्नवालिस ही था जो 1786 से 93 तक भारत में रहा है। आगे बढ़िए, भारतीय संविधान ने कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किस देश से ली है? रूल ऑफ लॉ हमने कहां से लिया है, फटाफट से बताइए बिना किसी परेशानी के। रूल ऑफ लॉ, ठीक है। देखो बच्चे, कई बार लोगों को लगता है कि ये प्रक्रिया हमने ब्रिटेन से ली है, परंतु ये सच्चाई नहीं है, ठीक है। चलो, परफेक्टली आंसर है इसका ब्रिटेन। लोगों को लगता है कि ये जापान की है, नहीं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जापान की है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ
ये जापान की है। ये कहां की है? ये जापान की है, जापान की। लेकिन रूल ऑफ लॉ कहां की है? रूल ऑफ लॉ इज फ्रॉम ब्रिटेन, रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन की है। जोरदार एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलो अब तो कोई क्लास नहीं फंस रही भाई, अब तो कोई नहीं फंस रहा, सुपर क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है। क्या बात कर रहे हैं? नेक्स्ट है आपका यूएसए से हमने क्या लिया है सर? फंडामेंटल राइट यूएसए से लिए हैं। प्रस्तावना का भाव हमने यूएसए से लिया है, प्रस्तावना भाव लिया है। उपराष्ट्रपति आपको देखने को मिल जाएगा, उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट हमने यहां से लिया है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर हम बात करें, जज रिमूवल हमने यहां से लिया है, जज रिमूवल, जज का हटना यहां से लिया है। इसके अलावा यहां सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता हमने यहां से लिया है, सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 141 में। इसके अलावा इसमें जुडिशियल रिव्यू आपको यहीं से लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू आपका यहीं से लिया गया है, आर्टिकल 137। सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च होगा, राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल 70, आर्टिकल 61 यहीं से लिया गया है, आर्टिकल 61। राष्ट्रपति का क्षमादान भी अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड से लिए गए हैं, डीपीएसपी आपके लिए गए हैं आयरलैंड से, और आर्टिकल 80 का भाग 2 और 3 लिए गए हैं, यानी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का चयन। फ्रांस से लिया गया, रिपब्लिक शब्द फ्रांस से लिया गया है। भारत एक गणतंत्र स्वतंत्र गणराज्य होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल ये रहा, भारत संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश से ली गई है? महालल्लू सवाल इसको कहा जाता है, महा MLS, महालल्लू सवाल है ये। कमेंटों में आग लग जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अब जैसे क्लास के अंदर एक बच्चा है जिसका नाम है वायरल 13, कह रहा है मोनिका फ्रेंडशिप करोगी? बेटा मत छेड़, मत छेड़। अगर दरोगन बन गई कल तो इस हिसाब के फट्टे लगाएगी, समझ में ना आने की है, मान जा, मत छेड़। करेक्ट आंसर मैंने बताया, दिस इज यूएसए या अमेरिका, यूएसए में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए भी आप रेडी रहेंगे। लल्ला कहा बोले? रेडी रहे ना, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा यहां मैं बता देता हूं कनाडा से क्या लिया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल नियुक्ति आपकी यहां से ली गई है। अच्छा एक बात पूछूं मैं आपसे, राज्यपाल का जो पद है ये कहां से लिया गया है? राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है? जो बच्चा मुझे बता देगा मैं अभी उसको आगामी दरोगा घोषित कर दूंगा। ठीक है, सरवा से हरियाणवी, अरे लाडली मेरी भाषा ही है, वो तो थारे चक्कर में उड़े बोल रहा हूं मैं। ठीक है ना, तो बेरा बैठ जाएगा कौन कौन सी भाषा मैंने लग रही है, फिर तुम कहते डोलोगे सर समझ में कौन नहीं आवे, पर अच्छा लग गया है। यहां देख लो, ऑस्ट्रेलिया से लिया गई है, समवर्ती सूची आपको देखने को मिल जाएगी, समवर्ती सूची आपको देखने को मिल जाएगी। और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग यानी सामूहिक बैठक आपको देखने को मिल जाएगी। यह अनुसूची 7 में देखने को मिलेगी, यह आर्टिकल 108 में देखने को मिलेगी। जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान, आपातकाल का रद्द होना, ऐसे लिया गया है। मैंने आपसे पूछा यह पद कहां से लिया गया है, सर ये 1935 के एक्ट से लिया गया है, वास्तविकता यह है, बट इसकी नियुक्ति कनाडा से ली गई है। सवाल का जवाब अमेरिका था। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। ऋतिक पाजी, संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? डीपीएसपी हैज बीन टेकन फ्रॉम आयरलैंड, रूस से लिए गए हैं आपके भाग 4 के, भाग 4 के यानी फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी यहां से उठाई गई हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी उठाई गई हैं। सर फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर छोटे छोटे चिरकुट चिरकुट पार्ट्स भी बन सकते हैं। ठीक है सर, तेलुगु में पढ़ा, यानी अन्ना तेलुगु पढ़ा रहे। ठीक है, मुझे तेलुगु नहीं आती इसको समझिएगा। मैं अगर आपसे कहूं हिंसा से दूर रहें, हिंसा से दूर रहें, दूर रहें, बस की टिकट ना फाड़ें, मेट्रो का टिकट ना फाड़ें, और रोडवेज बसों की सीट के गत्तों को उठा के घर ना लेके जाएं, पार्क में पड़ी हुई सीटों पर थूके ना, यानी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा एक कोष उपभाग में है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, की सुरक्षा ये आपको कहां देखने को मिल जाएगी, किस भाग में देखने को मिल जाएगी, किस भाग में देखने को मिल जाएगी, किस भाग में, किस भाग में आपको ये देखने को मिल जाएगी, बताइए। हिंसा से दूर रहना, सार्वजनिक स्थान पर रहना, ये आपको कहां देखने को मिल जाएगी? सर यह है आर्टिकल 51A के आई में आपको देखने को मिल जाएगी, आर्टिकल 51A के आई में आपको ये देखने को मिल जाएगी। परफेक्ट है, याद रखना। स्विट्जरलैंड से हमने डायरेक्ट क्वेश्चन लिया, प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ जापान से लिया है। ठीक है, 51A के आई में ही उपभाग भी याद रख लेना। आगे, भारत संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? बात कर चुके हैं, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं। अब इसको आप मैच कर दीजिए, मैच द फॉलोइंग। ये यूपीएसआई कॉन्सेप्ट है, ये यूपीएसआई कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा है, इसका भी थोड़ा सा मुझे बताइए। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ यूपीएसआई। सर एक बात बताओ, भारत का कंस्ट्रक्शन
से किसी देश ने कुछ लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन से किसी देश ने कुछ लिया है? काफी देशों ने लिया है। नेपाल ने भारत के संविधान से काफी कुछ लिया है। श्रीलंका ने तो नहीं लिया था, पहले हो गया था उनका तो। ठीक है, फटाफट बताओ। देखो, अगर मैं बात करता हूं समवर्ती सूची कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। एक का 4 होना चाहिए केवल इसी ऑप्शन में, 4 3 2 1। मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, बाकी आप खुद कर सकते हैं। अच्छा तरीका यही है कि एक ही बार में आप हिट कर जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। भारत संविधान की संघीय व्यवस्था मुख्यतः किस देश से प्रभावित है? यानी भारत के अंदर जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म आपको देखने को मिलता है, ये हमने किस देश से लिया है? तो टर्म फेडरलिज्म आपको देखने को मिलता है। पहले मैं आपको फेडरलिज्म का मतलब समझा देता हूं। ठीक है, एक बच्चा है सर लेवल बढ़ाओ, अरे मांझा लेवल की बात मुझसे मत करे करो, कितनी बार मैंने करी है। फेडरलिज्म की अगर मैं बात करता हूं, ये है फेडरलिज्म। या आपको मैप ऑफ इंडिया देखने को मिला। अगर मैं यहीं पर पूछ लेता हूं फेडरलिज्म के बारे में, अगर यूपी अपने कानून बिल्कुल अलग बना पाए, इसके ऊपर सेंटर का इंपैक्ट केवल एक छोटा सा रहे, बट ये अपने आप को बिल्कुल सेपरेट चला सकता है, तो इसको कहा जाता है फेडरलिज्म। मतलब जहां राज्यों को अपना राज्य चलाने का पूरा अधिकार रहता है, वही चीज आपको फेडरलिज्म देखने को मिलती है। दिस इज नोन एज फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट हमने कनाडा से लिया है। वी हैव टुकन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम कनाडा। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? फटाफट बताइए। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे हम दो हमारे होने दो। ठीक है ये आपने कॉन्सेप्ट सुना है, इसको बोलते हैं परिवार नियोजन। राम राम सरपंच साहब, राम राम भाई। अगर मैं आपको बात बताता हूं, कॉन्करेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको कहां से लिया गया है ये आपको बताना है। इसमें जैसे परिवार नियोजन आपको देखने को मिल जाएगा, परिवार नियोजन आपको देखने को मिल जाएगा, शिक्षा भी इसी में अब आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, कई सारी चीजें और भी आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग है, स्वास्थ्य है, ये इसी के अंदर आएगा। ये ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है। ठीक है, कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिया। साउथ अफ्रीका से हमने आर्टिकल 368 लिया है, और यानी संविधान में संशोधन लिया है। और राज्यसभा सदस्यों की, राज्यसभा सदस्यों की जो कॉन्सेप्ट रहता है ना, जो हमारे राज्यसभा सदस्य हैं, इन सब की अपॉइंटमेंट वगैरह का सारा कॉन्सेप्ट यहीं से लिया गया। राज्यसभा सदस्यों की अपॉइंटमेंट वगैरह यहां से लिया गया, कि अपॉइंटमेंट यहीं से लिया गया है, इलेक्शन वगैरह सब। भारत संविधान में आपातकाल के प्रावधान किससे लिए गए? वाइमर से लिए गए हैं। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, जिसका मतलब जर्मनी। आसान हो गया? आसान है। ठीक है, चलो आसान है, बहुत बढ़िया। विधायक जी को राम राम। अरे विधायक जी अभी काम कर रहे होंगे, ठीक है, आप मुझे ही राम राम कर लो। ठीक है, अरे मोटर व्हीकल एक्ट आपका रिकॉर्डेड आ रहा है परसों, लीजिए। भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? फंडामेंटल ड्यूटीज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल रही हैं, वो कहां से ली गई हैं? सर फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपकी ली गई हैं, वो यूएसएसआर से ली गई हैं, सोवियत यूनियन से ली गई हैं। इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम सोवियत यूनियन। कहां से लिए गए हैं? सोवियत यूनियन से आपके लिए गए हैं। ठीक है, याद रखें। अगला, भारत संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 137 आपका कहां से लिया गया है? आर्टिकल 137 कहां से लिया गया? फटाफट बताओ, ये बताइए, आर्टिकल 137 कहां से लिया गया है? भूमि सुधार भी अपलोड करा रहा हूं, भूमि सुधार रिकॉर्ड कर दिया है मैंने। एग्जैक्टली क्या होता है, आजकल समय नहीं मिल पा रहा है लाइव क्लास लेने का। मेरी दिन में चल रही है, आज की डेट में 14-15 क्लास चल रही है, क्योंकि 2-2 जगह क्लासेस चलानी पड़ रही है भाई। ठीक है, तो जहाज बन रखा है मेरा, तो रात का टाइम मिलता है, मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, रिकॉर्ड आपको मैं डलवा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप समझिए, आर्टिकल 137 जुडिशियल रिव्यू हैज बीन टेकन फ्रॉम अमेरिका। ब्रिटेन से आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे एकल नागरिकता है, रिट्स हैं आपकी, नागरिकता है, रिट्स का कॉन्सेप्ट है, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। ये सब कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। अब देखो स्वाद देखिए आप, यहां पे आपको तो देखने को मिली, चाय पियेंगे क्या आप? सर मोटर व्हीकल चाहिए क्या? लेवल बढ़ाओ, लेवल सबके निकलेंगे। लेवल की एक रील डली थी यार, मेरी मजा आ गया था। सर जी बस्ती से हैं सर, आप आए तो थे। अरे बस्ती यार, बस्ती बड़ा अच्छा लगा था। बस्ती जब मैं आया था तो हम बच्चों ने इतना मजा करा था, जिसको कहते हैं अलग लेवल का। बस्ती के मीटअप में मुझे पर्सनल बहुत बढ़िया लगा था, क्योंकि बस्ती में मतलब मजे ही आ गए थे। मतलब मैं आपको बताऊं, उसमें वहां मैंने अपने लेजेंडरी पोज भी ये किया था। मैं विधायक की तैयारी कर रहा हूँ
नेक्स्ट इसको देख लेना। नेक्स्ट है, संविधान में गणतंत्रात्मक प्रणाली कहां से ली गई है? इसका मतलब क्या होता है गणतंत्रात्मक प्रणाली का? देखो इसके अंदर क्या होता है, वह जो शासन है वो वंशानुगत नहीं होगा। शासन है वंशानुगत नहीं होगा, इसके बारे में कहा जाता है शासन का वंशानुगत न होना। शासन वंशानुगत न होना, वंशानुगत न होना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, रूल कैन नॉट बी हेरिडिटरी, रूल कैन नॉट बी हेरिडिटरी, रूल हेरिडिटरी नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसका मतलब है कि कल को अगर मोदी जी निपट लिए तो उनके जो पुत्र होंगे, जो हैं ही नहीं, वो अगले राजा यानी अगले पीएम बन जाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, गणतंत्रात्मक प्रणाली आपकी ली गई है कहां से? आपकी फ्रांस से ली गई है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना भैया, ऐसे जैसे तुम लिखा करो ना, जैसे अभी आपने लिख दिया है कि आपने नाम लिखा था अभी रेखा गुप्ता, बता दिया करो ये दिल्ली की सीएम है, ठीक है। किसी महिला का नाम लेने के बाद बता दिया करो कौन है वो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल लीजिए, संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? सर ये ब्रिटेन से ली गई है, जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। इसके बारे में थोड़ा याद रखना, इंडिया का, जापान का, ब्रिटेन का लगभग सिमिलर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, लगभग सिमिलर आपको देखने को मिलता है, याद रखें। अगला सवाल ये रहा, संविधान के किस भाग में दो सदनों की प्रणाली बाइकैमरिज्म ब्रिटिश प्रभाव दिखाई देता है? बाइकैमरिज्म ब्रिटिश प्रभाव आपको देखने को मिलता है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। बाइकैमरिज्म का पहला एग्जाम्पल किस अधिनियम में है? यह आपको पहला एग्जाम्पल कहां देखने को इसका मिलता है? इसका पहला एग्जाम्पल किस देश में है? इसका पहला एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है 1919 एक्ट में, और ये ब्रिटेन का प्रोविजन है। ब्रिटेन का प्रोविजन ये है। ये हमें राज्यसभा, लोकसभा बिल्कुल, विधान परिषद, विधानसभा बिल्कुल है क्या? दरअसल दो सदनों का लेवल आपको देखने को मिलता है, उसी के बारे में चर्चा की जा रही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बोथ। भारत संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से प्रभावित है? राष्ट्रपति का जो चुनाव है यह किस प्रणाली से प्रभावित है? ठीक है सर, महत्वपूर्ण निर्णयों की एक अच्छी सी क्लास बना दो, पीडीएफ। दाऊ साहब, दाऊ का मतलब होता है बड़ा भाई, ये मुझे बड़े भाई कह के कह रहे हैं कि इंपोर्टेंट डिसीजंस ऑफ कोर्ट की आप वीडियो बना दो। बेटा एक काम कर सकते हैं आप, अनुपम सैनी जी, एक काम करो, सर्च करो इंपोर्टेंट जुडिशियल डिसीजन बाय जीत राणा, वीडियो आपके सामने होगी। आगे हम बात करते हैं, मैंने पूछा इलेक्शन जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है? सर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया आर्टिकल 54 और 55 में आपको देखने को मिलती है, आर्टिकल 54 और 55 में देखने को मिलती है, जिसमें बताया गया राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली के आधार पर होता है। इसके बारे में याद रखिएगा, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली का मतलब क्या होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल प्रेफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम देखने को मिलता है, फटाफट से, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये रहा, संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति किस देश की व्यवस्था से ली गई? कनाडाई प्रावधान से ली गई है, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त होता है। कनाडा के प्रोविजन से ही राज्यपाल की नियुक्ति ली गई है। एक सवाल पूछा जाता है, राज्यपाल की नियुक्ति गैर पक्षपात पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि जब आप गवर्नर की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो गवर्नर की अपॉइंटमेंट में किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह पॉइंट कहां से लिया गया? सर गवर्नर की अपॉइंटमेंट में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये जो प्रोविजन आप देखते हैं ये आपको 1983 के अंदर सरकार या कमीशन में देखने को मिला था, सरकार या समिति में आपको देखने को मिला था कि नो बायसनेस, कि आपकी कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए गवर्नर की अपॉइंटमेंट में। आगे बढ़ो, भारत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, आर्टिकल 368 में देखने को मिलती है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कितने प्रकार हैं? इसके कितने प्रकार हैं? हिंट भी दूंगा, ऑप्शन भी दूंगा, 2, 3, 4 या इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं 5। कितने प्रकार का संशोधन हमारे यहां पर दिया गया है? फटाफट आंसर करके बताइए। कितने प्रकार के संशोधन की यहां पर बात की गई है? बताओ फटाफट से। सर एक बार प्रयागराज भी आओ बेटा। जब हम लास्ट बार प्रयागराज आए थे तो बच्चों ने बैरिकेड फाड़ दिए थे, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि मैं बहुत जल्दी ही प्रयागराज की पावन भूमि पर जरूर आऊंगा और अपने पावन पैरों को पावन भूमि पर जरूर रखूंगा, ठीक है। चलिए सर, आप जमुना पार के हो, मैं जमुना का ही हूं, जमुना के बीच में कभी कभी लेट जाता हूं, गंगा नदी में चला जाता हूं, बढ़िया आदमी हो भाई। सर जी आप जयपुर कब आएंगे? जयपुर नहीं आएंगे, ठीक है। क्यों? क्या जाएंगे? जयपुर जाएंगे भाई।
ठीक है, वीएनएसएस का वन शॉट डाल दो। ठीक है आदिल, वीएनएसएस की क्लास शाम को 6 बजे से चलेगी। झांसी आओ, झांसी जरूर आएंगे। करेक्ट आंसर है साउथ अफ्रीका, आपको देखने को मिल गया। मैंने पूछा था कितने प्रकार है, दो ही प्रकार है। एक प्रकार है साधारण बहुमत से हो सकता है, और दूसरा हो सकता है विशेष बहुमत से। कई बार बच्चों को लगता है 3 है ये, बट बाबू ये 3 नहीं है, ये है विशेष बहुमत, और इसी का एक प्रकार होता है विशेष बहुमत प्लस राज्य स्वीकृति। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, संविधान में मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किस देश से ली गई है? कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ब्रिटेन से ली गई है। इसको वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम बोलते हैं, वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम आपको देखने को मिलता है। अच्छा, यहीं पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि फिलअप अगर हम बात करते हैं, आपको देखने को मिलता है जिसको आपको कहा जाए पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? रेस्पॉन्सिबल पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? रूप से किसके प्रति उत्तरदायी आपको देखने को मिल जाएंगे? किसके प्रति उत्तरदायी हैं? उत्तरदायी किसके प्रति हैं ये मुझे बताइए। कलेक्टिवली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं ये? ठीक है, चलिए। अरे नहीं भैया, किसकी बात कर रहे हैं आप? ऑफिशियल AB07 आपकी महिला मित्र हैं? क्योंकि मैं तो हमेशा से हरियाणा को प्रेफरेंस देता आया हूं। ठीक है, चलिए। क्या सर सलेमपुर कब आएंगे? सलेमपुर यार हमारी रिश्तेदारी है एक, जो थाना है, थाना आप देखते हो, थाने की साइड में सड़क जा रही है, वो हमारी रिश्तेदारी में ही जा रही है। अच्छा, अरे भाई उनकी जो बात कर रहे हैं वो हरियाणा है भाई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है लोकसभा, और इसके लिए आर्टिकल आपको देखने को मिलता है 75 का क्लॉज 3। सेम चीज आपको स्टेट लेवल पर भी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए। भाई ऐसा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ, ऐसा कुछ नहीं होता भाई जी, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है सर, रौला तो है आपका, अरे वो तो मुझे पता है। अब मुझे बताइए राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया जो आपको देखने को मिलती है आर्टिकल 61 में, राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? लोकसभा राज्यसभा में दोनों में से किसी एक में शुरू हो सकती है। शुरू होने के लिए मिनिमम 25% वोट चाहिए। जिस भी सदन में शुरू होगी उसके सामने वाला जो सदन होगा, जिस भी सदन में शुरू होगी उसके सामने वाला जो सदन होगा वह आरोपों की जांच करेगा। दोनों ही सदनों से विशेष बहुमत में वह पारित होनी चाहिए, तभी जो महाभियोग प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। यह अमेरिका से ली गई है। अगला सवाल है, संविधान में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। बहुत आसान होगा। भारत संविधान में लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से ली गई है? देखो ब्रिटेन, जहां अलिखित संविधान है वहां से तो नहीं ली जा सकती। लिखित संविधान का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है, क्योंकि अमेरिका का संविधान भी लिखित ही है। सबसे पहला लिखित संविधान किसने बनाया था? सर सबसे पहला लिखित संविधान यूएसए ने ही बनाया था। सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारत का है। एक बच्चा बहुत लंबे समय से लिख रहा है, जय दादा परशुराम, जय दादा परशुराम। आगे हम बात करते हैं, लीजिए, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ मौलिक अधिकारों का संतुलन किस सिद्धांत से प्रभावित है? फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस है। किस संविधान से इन्फ्लुएंस आपके ये हैं? फटाफट मुझे बताइए, किस संविधान का प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा? ठीक है, चलिए भाई, सारी वीडियो कंप्लीट कर चुका हूं मैं, उत्तम सिंह, सारी वीडियो कंप्लीट कर चुका हूं। एक बच्चा पूछा ये क्लास डेली होगी? सूरज चांद सितारे और जो भी चीजें आप देखते हैं, जैसे उनको आप रोज देखते हैं, ऐसे इस क्लास को आप मंडे टू फ्राइडे देख सकते हैं। बाकी के 2 दिन आपको कुछ स्पेशल इवेंट दिखेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं, ये आयरिश संविधान का प्रभाव है। जो डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों का संतुलन है, ये आयरिश प्रावधान का एक संतुलन आपको देखने को मिलेगा, सोवियत प्रभाव नहीं है। भारत संविधान में कितने पार्ट्स, आर्टिकल्स और अनुसूचियां हैं? ये लीजिए, ये है एमएलएस सवाल। एमएलएस का मतलब होता है महालल्लू सवाल है ये। ठीक है, चलिए, दिक्कत यही थी भाई, जो बच्चा लिख रहा है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
आगे हम बात करते हैं, फटाफट से बताइए। आगे हम बात करते हैं बिना परेशानी के, आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा। मैंने पार्ट्स के बारे में पूछा है, ये आसान सवाल हो जाएगा, ठीक है, बोलिए। बोल ही तो रहा हूं, तुम बोलने कहां दे रहे हो। 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची आपको देखने को मिलेंगे। वर्तमान में पूछा गया है। देखो यार, इसमें अगर मैं बात करता हूं, वर्तमान के हिसाब से बात नहीं बन रही, इस वजह से हमें करंट पे आना पड़ेगा। 22 भाग 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां नहीं, 25 भाग 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। परफेक्ट आंसर डी होगा इसमें। मुझे तो ये एमएलएस सवाल लगा था, लेकिन ये अच्छा लगा, सवाल अच्छा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। यह भारत संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसके द्वारा कहा गया था? वकीलों का सर आइवर जेनिक्स ने कहा था। आइवर जेनिक्स ने कहा था। ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था, ये मुझे बताइए। ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था, इसके बारे में आप मुझे बताएं। इसका फटाफट से आंसर बताएं कि करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा। सर ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि भाग 3 प्लस भाग 4, भाग 3 प्लस भाग 4, ये दोनों संविधान की आत्मा है, ऐसा ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। यह संविधान की आत्मा आपको देखने को मिल जाएंगी, ऐसा ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, बिना परेशानी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारत संविधान उधार का थैला नहीं है, क्योंकि जिनसे भी हमने संविधान के कॉन्सेप्ट लिए हैं उनके पास कोई पेटेंट देखने को नहीं मिलता। ठीक है, चलो अगला सवाल ये रहा, भारत संविधान को धर्मनिरपेक्ष की विशेषता का अर्थ क्या है? भाई ये इतना अच्छा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं। राज्य का कोई धर्म नहीं है और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार। राज्य धर्म विरोधी है, केवल एक ही धर्म है, किसी धर्म की अनुमति नहीं है। और ई ऑप्शन और जोड़ लीजिए, सभी धर्मों का सम्मान है। सभी धर्म का सम्मान है, धर्म का सम्मान है। क्या संविधान शुरुआती तौर पर सेक्युलर था? नहीं था, सेक्युलरिज्म शुरुआत में नहीं था। इसको हमने कब जोड़ा सर? ये हमने जोड़ा 42 संविधान संशोधन में हमने जोड़ा था। 42 संविधान संशोधन में हमने इसको जोड़ा था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा था। सेक्युलरिज्म, समाजवादी और साथ में अखंडता, ठीक है, इंटीग्रिटी, अखंडता, ये बाद में जोड़े हुए शब्द हैं, इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। ये बाद में जोड़े हुए शब्द आपको देखने को मिलते हैं। तो भारतीय संविधान के कॉन्सेप्ट कुछ इसी प्रकार के हैं। फटाफट बताइए करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा। सर करेक्ट आंसर ये है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? राज्य का कोई धर्म नहीं है और सभी धर्मों के लिए समान व्यवहार है। मतलब कोई स्पेसिफिक धर्म आपको देखने को नहीं मिलता। इज द आंसर बेटा, सभी धर्मों का सम्मान। इसको क्या बोला जाता है? रिलीजियस लेनियंसी बोलते हैं, जो अशोक के टाइम पर आपको देखने को मिलती है। इसको रिलीजियस लेनियंसी बोलते हैं, जो अशोक महान के समय पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़िए। भीम भीम भीम, छोटा भीम। ये लीजिए अगला सवाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ना कि राज्यों का परिसंघ। इसका मुख्य कारण क्या है? लेवल देख रहे हो सवालों का। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट। देखो, फेडरेशन ऑफ स्टेट भारत को नहीं कहा गया, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया। फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि इसका टूटना संभव है, टूटना संभव है। देखो, फेडरेशन में सबसे गलती यही होती है कि इसका टूटना संभव आपका हो सकता है, बट टूटना तो संभव ही नहीं है। इसके बारे में ही पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो जी, राज्यों के संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। करेक्ट आंसर यही है, प्राइमरी रीजन इसका यही है। संघीय सरकार राज्य सरकार से अधिक शक्तिशाली है। ठीक है यार, ये भी सही है। भारत एक अखंड राष्ट्र है और राष्ट्र का संघ का विघटन असंभव है, ये भी सही। अच्छा, उपरोक्त सभी है। डी इज द करेक्ट आंसर। मैं वही कह रहा कि डी इज द करेक्ट आंसर। दो कैसे सही हो जाएंगे? ठीक है सर, मुझे कहां मिलेंगी आपकी सारी वीडियो? अमन यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल जीताना जीएस पे पड़ी हुई है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, अनुच्छेद 2 के तहत संसद को कौन सी शक्तियां प्राप्त है? व्हाट पावर डज पार्लियामेंट हैव अंडर आर्टिकल 2? आर्टिकल 2 के तहत आपको क्या है सर? एक नए राज्य का निर्माण भी कर सकते हैं, यानी विदेश से किसी राज्य को भारत में शामिल किया जा सकता है। विदेश से किसी राज्य को भारत में शामिल किया जा सकता है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। नए राज्यों का गठन, देखो नए राज्यों का गठन भी है, स्थापना भी है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, आर्टिकल 3। राज्यों के नामों में परिवर्तन, आर्टिकल 3। ये देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर है आर्टिकल 2, ऑप्शन बी 2। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद निम्नलिखित में से क्या नहीं कर सकती? किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, राज्य की सहमति के बिना उसकी सीमा बदलना, राज्य का नाम बदलना। सर सहमति के बगैर ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें राज्य स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है।
राज्य स्वीकृति की इसमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा। अनुच्छेद 3 के तहत कोई विधेयक पुनर्स्थापित करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक है। इसके अलावा और क्या आवश्यक है? इसके अलावा और क्या आवश्यक है? संबंधित राज्य विधानमंडल को विधेयक भेजना, यह भी जरूरी है। मतलब इसके अंदर स्टेट कंसेंट जरूरी है। स्टेट कंसेंट आपको जरूरी देखने को मिलती है। अगर आप आर्टिकल 3 में चेंज करके किसी राज्य में कोई संशोधन करना चाहते हो, स्टेट का कंसेंट जरूरी है। क्या जरूरी है? स्टेट का कंसेंट जरूरी है। ठीक है, चलिए सर आप कहें तो पाकिस्तान को शामिल कर दें आर्टिकल 2 के तहत। अभी नहीं, अभी रुको जरा। जब मैं अपना टेरिटरी उधर की तरफ लेके जाऊंगा ना, जब फिर कब्जा करेंगे, फिर मैं आप लोगों को फोन कर दूंगा, आप आ जाना। पाकिस्तान में से जिस बच्चे ने अभी मुझे बोला है लाहौर तुम्हारा। आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा। अनुच्छेद 4 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन माना जाएगा। ऐसे कानूनों को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ऐसे कानूनों के लिए राज्यों की पुष्टि आवश्यक है। ऐसे कानून को राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं दे सकता। एग्जैक्टली क्या है? जब आर्टिकल 4 के तहत हम बात को करते हैं, तो जब आर्टिकल 2 या 3 में कोई भी संशोधन आपको करना है, वो 4 के अकॉर्डिंग कर लो। 4 के अकॉर्डिंग कर लोगे तो वो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग माना जाएगा। यही है इसका प्राइम क्रीम कंसेप्ट। वाह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची में क्या सूचीबद्ध है? बताइए। अनुसूची का चैप्टर छूट रहा था, मैं छोड़ो इसे, अभी छोड़ेंगे कुछ नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, दरोगा जी एक बात पूछना चाह रहे थे। ये दरोगा जी, मैंने आप सबको कहा है मेरी नजरों में आप दरोगा हैं, तो दरोगा जी मुझे एक बात बताओ, क्या आप में से कोई ऐसा भी दरोगा है जो जीडी का पेपर देने वाला है? ये बहुत जरूरी बात है, ठीक है? नहीं नहीं, आप नहीं, आपको तो पेपर देने की जरूरत नहीं है। चलिए मेरी बात को बताइए सर, बिना किसी परेशानी के आप मुझे बताओ। अच्छा एक वैसे ही एक फनी क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था, पहले इस सवाल का जवाब दो, फिर लास्ट में एक फनी क्वेश्चन पूछूंगा, आपका दिन बना रहना चाहिए। तो कोई ऐसा बच्चा है जो जीडी का पेपर देने जा रहा है? यस यस यस, हाँ जी हाँ जी। कितने ऐसे बच्चे हैं जो जीडी का पेपर देंगे? हाँ हाँ हाँ, काफी बच्चे हैं। अबे नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल का जवाब दे दे। मी बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब जा रहे हैं। यस, तो बच्चे अगर आप जीडी का पेपर देने जा रहे हो तो आप संभव सीरीज से जुड़े। आप संभव सीरीज में आपने वीडियो करी? बाबू ये जो संभव सीरीज कराई जा रही है, एक बात बताओ, क्या मैं इसमें सुबह सुबह उठ के रायता पीता हूं? जो तुम लोग इस संभव सीरीज में नहीं आ रहे हो, स्टैटिक जीके की कल दूसरी वीडियो शुरू होगी संभव सीरीज में। सुबह 9 बजे क्लास होती है। क्लास की टाइमिंग का हम विचार कर रहे हैं कि आपके हिसाब से टाइमिंग रख दें, पर यार इस क्लास में आया तो करो। हर पैटर्न के सवाल जब मैं बोल रहा हूं कराएंगे, तो लेवल भी तो है इस क्लास का। लेक्चर 2 देखने को मिल रहा है, इस क्लास में आना जरूर। और ये जो क्लास आपकी वर्तमान में चल रही है, इसको लाइक कौन करेगा? है पड़ोसी लाइक करेगा इसको? हम भी तो लाइक वाइक करो बे, तुम्हारा ही चैनल है। चलिए आगे बढ़ते रहे। देखो सवाल मैंने आपसे पूछा है, संविधान की प्रथम अनुसूची में क्या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आपको देखने को मिलते हैं? नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सर ये देखने को मिलता है शेड्यूल 4 में। ये शेड्यूल 4 में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना, ये आपको देखने को मिल जाएगा। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रमुख आधार था? देखो अगर हम बात करते हैं 1956 में, जब 7वें संशोधन द्वारा, 7th संशोधन के माध्यम से, 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1956 में जब राज्य पुनर्गठन हुआ, यह फजल अली कमीशन के आधार पर हुआ था। फजल अली कमीशन के बेसिस पर आपको यह देखने को मिला था। किसके बेसिस पर? फजल अली कमीशन के बेसिस पर आपको देखने को मिला था। तो जब फजल अली कमीशन पे आपको इस तरीके की चीजें देखने को मिली थी, तो उसी के संदर्भ में आपसे पूछा जाएगा फजल अली कमीशन के बेसिस पर ही। क्या आप हमें बताइए कि फजल अली कमीशन के बेसिस पर जब चीजें इस प्रकार की हुई, तो यहां 14 राज्य बने, स्टेट बने, 6 यूटी बने, क्लियर? 14 राज्य, 6 यूटी बने। तो इसका बेस क्या था? सर रिलीजन और लिंग्विस्टिक बेसिस था मेजर, ठीक है। तो अब इसमें आप किस बेस पे लिखेंगे? सर इसमें आप लिखेंगे लिंग्विस्टिक बेसिस पर, क्योंकि इन दोनों में मेजर क्या था? लिंग्विस्टिक बेसिस। जैसे उदाहरण के लिए जो लोग पंजाबी बोल रहे थे वो पंजाब में बन गए, जो लोग कन्नड़ बोल रहे थे वो कर्नाटक में बोल गए, मलयालम केरल चला गया, तमिल के लिए तमिलनाडु हो गया, और तेलुगु बोल रहे थे तो आंध्रा हो गया,
ठीक है, चलिए बिना किसी परेशानी के। सर फोन में स्पीकर लगा के क्लास देख रहा हूं, पड़ोसी के यहाँ पार्टी हो रही है इसलिए साउंड ऑन कर दी है। ठीक है, पड़ोसी मुझसे परेशान है, दरोगा बनने के बाद पड़ोसी की क्या हालत होगी वो मुझे ही पता है। इनका नाम है अनुपम सेनी। अनुपम सेनी बदला लेना है, चुन चुन के छोड़ना नहीं है किसी को। आगे बढ़ो, अगला सवाल ये रहा। सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्यों के रूप में संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। देखो सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन सिक्किम को देखकर 35वां संशोधन आपको देखने को मिलेगा। 35वां संशोधन आपको देखने को मिलेगा। 35वां संविधान संशोधन होता है 1974 में। सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बना दिया गया। सिक्किम बनता है एसोसिएट स्टेट, एसोसिएट राज्य बन जाता है, सह राज्य बन जाता है। लेकिन 36वां संशोधन आपको देखने को मिला, 36वां संविधान संशोधन आपको देखने को मिला 1975। इसमें क्या होता है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो करेक्ट लेवल पर आप देखेंगे सिक्किम आपको देखने को मिलेगा परफेक्ट 36वां संविधान संशोधन, और सिक्किम हमारा 22वां राज्य बनकर तैयार होता है 16 मई 1975 में। किस आर्टिकल का यूज हुआ है, आर्टिकल नंबर 2 का यूज हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला संविधान संशोधन, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन अनुच्छेद 3 के तहत नहीं किया गया। बहुत बढ़िया, कौन सा ऐसा राज्य है जो आर्टिकल 3 के तहत नहीं बना है, बताइए इसके बारे में, कौन सा राज्य आर्टिकल 3 के तहत नहीं बना। इस सवाल को बहुत मजेदार तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। एक एलिस रिशु नाम का एक बच्चा है जो लिख रहा है कि जितनी भी मेरी गैला बैठे भीतर गाड़ी में वो संत महात्मा को नहीं रहे चंबल के टाकू से। बहुत बढ़िया, बाज गया ऊपर। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं यहां पर निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन आर्टिकल 3 के तहत नहीं किया गया, गोवा का। गोवा का नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए सर हरियाणवी में थोड़ा मिक्स बोलो, माइंड में अच्छा क्लिक होगा फिर। लाडले सिर में सिर पाट जाएगा तेरा, माइंड में क्लिक होगा। चलो, गोवा जो है आर्टिकल 3 के तहत नहीं बना, क्यों? क्योंकि गोवा एक विदेशी भूमि थी। गोवा क्या था, गोवा एक विदेशी भूमि आपको देखने को मिल जाएगी। वो एक विदेशी भूमि आपको देखने को मिल जाएगी, इस वजह से गोवा को आप यहां पे रखेंगे। ठीक है, गोया आपको देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल, संसद को अनुच्छेद 3 के तहत नई राज्य गठित करने की शक्ति किस प्रकार की है, या किस प्रकार की शक्ति आपको देखने को मिलती है? सर राज्यों की सहमति पर निर्भर है। यस सर, डिपेंड ऑन द स्टेट कंसेंट, याद रखो। नेक्स्ट है, संविधान की चौथी अनुसूची में क्या शामिल है? सर राज्यसभा और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का आवंटन है। राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें होंगी ये यहाँ पर निर्भर करती हैं। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, संविधान के प्रारंभ पर भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने प्रकार के प्रावधान थे? बहुत तगड़ी बात है, यह किस एक्ट के ऊपर बात करती है? देखो मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सिंसियरिटी से क्लास भी ले सकता हूं, मतलब मैं आपसे बोलूं भी ना यहाँ पे आऊं इस सवाल को करो। सवाल आपके सामने है कि जब संविधान की शुरुआत हुई अर्थात 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान के अंदर नागरिकता ग्रहण करने के कितने प्रावधान थे? फिर मैं आपको जवाब दूंगा कि इसका आंसर है 5। 5 प्रावधानों से नागरिकता प्राप्त हो सकती थी, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, या फिर आप रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण के माध्यम से, या फिर न्यूट्रलाइजेशन देशीकरण के माध्यम से, या अर्जित भूभाग के माध्यम से आप नागरिकता ले सकते थे। त्यागने के 3 कारण थे, या तो आप स्वतः त्याग दें, या आपको वंचित कर दिया जाए, या नागरिकता रद्द हो जाए। परंतु इसमें मजा नहीं आएगा, दिन भर की थकान रहती है, आपके बाकी सब्जेक्ट ही आपकी कमर तोड़ के रखते हैं। ठीक है, रीजनिंग तो खैर तेरे को पढ़ना नहीं होता, बचा मैथ और हिंदी, इसमें तो आपको दिक्कतें होती हैं, मूल विधि में दिक्कत होती है, तो मजा नहीं आता। मेरी क्लास ऐसी होती है जो केवल क्लास ना होकर आपके पूरे दिन भर की आपकी दिनचर्या को बेहतर कर देती है। जिस तरीके से उनसे बात करना जरूरी है, वैसे ये क्लास भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपको याद भी रहेगी, चीजें भी अच्छी करेगी, और पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन डिट्टो टू डिट्टो छप के भी आएंगे। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि सर तो छोटे छोटे डायलॉग्स क्रैक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। नहीं बच्चा, ये क्लास इसलिए भी है ताकि आप चीजों को समझ पाए। सर फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है जहां राज्यों के पास अधिक अधिकार हो, जिस कारण से राज्य स्वतंत्र तौर पर अपने प्रशासन को चला पाए। एक ही देश के राज्य भिन्न भिन्न प्रकार से शासन को चला पाए। ठीक है, तो क्लास के अंदर ये मत सोचा करो सर बात करें, सर को पता है कि कितनी बातें करनी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, 5 सवाल इसका सही होगा।
आगे बढ़िए, अगला सवाल। एक्ट मैंने पूछा था, तो 1955 का नागरिकता संशोधन अधिनियम इसका करेक्ट आंसर होगा। सीएए उसको बोला जाएगा। ठीक है, सीएए आपको देखने को यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। और इसके अंदर संशोधन 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 6 संशोधन इसमें हो चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, अनुच्छेद 5 के अनुसार संविधान के प्रारंभ में कौन भारत का नागरिक होगा? जो भारत में जन्मा हो, बहुत बढ़िया, जो भारत का अधिवासित हो, डोमिसाइल इन इंडिया हो, 5 वर्ष पहले से, was born and domicile इंडिया, भारत में जन्म और अधिवासित हो, उपरोक्त सभी शर्त पूरी करनी होती हैं, तो आप भारतीय नागरिक होंगे। बहुत बढ़िया, मजेदार सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। अनुच्छेद 6 किस चीज से संबंधित आपको देखने को मिलता है? अनुच्छेद 6। ठीक है, चलिए। अरे भैया, जयपुर जैसी चीजों से मेरा संबंध ही नहीं है, मैंने बताया हरियाणा से संबंध है, आप भी बिहार में आओगे। चलो आगे हम बात करते हैं भी भाई। अनुच्छेद 6 किस चीज से रिलेटेड आपको देखने को मिलता है? भैया, पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों की नागरिकता, सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, और इसमें डेट रखी गई थी 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948, मतलब ऐसे जितने भी लोग आपको देखने को मिलते हैं 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए, उनको 6 महीने का रजिस्ट्रेशन चाहिए, 6 माह का रजिस्ट्रेशन लगता है, और भारत में आने के लिए जो लेटर रिसीव होता है वो। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल। आर्टिकल 7 के अनुसार पाकिस्तान जाने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता कब मिल सकती है? यदि वह 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो? नहीं। यदि वह भारत वापस आकर पुनर्वासित हो गया हो? यदि वह कभी नहीं लौटा। सर कब मिल सकती है? अगर वह 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। यदि वह भारत वापस आकर पुनर्वासित हो गया हो, यदि वह कभी नहीं लौटे, कभी नहीं मिल सकती। पॉइंट इसमें यह है, यदि वह भारत वापस आकर पुनर्वासित हो गया हो, इसमें भी आंसर यह होगा 1 मार्च 1947 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले। देखो बी आंसर मुझे मजबूरी में चुनना पड़ रहा है, बट डेट तो इसमें यही दी गई थी, पहले पाकिस्तान गया हो इसमें होना चाहिए था। ठीक बात है, आगे हम बात करें। अगला सवाल ये रहा, अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 11, हु हैज द पावर टू मेक लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप। तो सर आर्टिकल 11 के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? सर ये संसद के पास है। ठीक बात, याद रखेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 किस संशोधन के तहत बनाया गया था? कौन सा ऐसा आपको आर्टिकल देखने को मिलता है जिसके तहत ये बना है? सीधी बात है आर्टिकल 11, क्योंकि संसद इस पे कानून बना सकती है। आज की क्लास का अंतिम सवाल, अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के लिए 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से आए व्यक्ति को भारत में कितने समय तक रहना आवश्यक था? बेटा बहुत, चलो मैं ही करा देता हूं क्योंकि इसमें बुद्धि लगानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से आ गया था तो कोई कंडीशन नहीं है। अगर इसके बाद आता तो कंडीशन होती 6 महीने, अगर बाद आता तो कंडीशन होती 6 महीने। इसका आंसर होगा कोई शर्त नहीं है। आप नहीं कर पाते इसलिए मुझे बताना पड़ा है, तुम हंसते नजर आते। ठीक है, ये रहा सवाल, संविधान के भाग 2 में कितने अनुच्छेद हैं? ये सवाल आपके लेवल का मुझे लग रहा है, इसमें जरूर बताना। जो अपने आप को दरोगा लेवल पे समझते हैं, ये कांस्टेबल लोगों के लिए बहुत जरूरी होगा, कांस्टेबल प्लस यूपीएसआई के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत लौटने वाले प्रवासियों से संबंधित है? बहुत ध्यान से दिमाग बुद्धि लगा लेना, यूपीएसआई वालों के लिए होमवर्क है, होमवर्क कर देना। जितनी भी पीडीएफ है वो सारी की सारी पीडीएफ, इसके अलावा आपके लिए 5 क्वेश्चन घर के भी हैं, वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, दूसरी बात एक और समझ लेना, यहां पर आप लोगों से विनम्र निवेदन कर रहे हैं, कल भी क्लास होगी, जितनी संख्या में आ जाए हो कल भी आना, क्योंकि दरोगा बनने के लिए कलेजा और ये क्लास दोनों जरूरी है। तो रेगुलरली इस क्लास में आपको आना ही आना है। और दूसरा, सुबह वाली जो क्लास है हमारी संभव सीरीज, संभव सीरीज के अंदर भी एक एक बच्चा आएगा, क्योंकि संभव सीरीज की जो पहली क्लास है स्टैटिक जीके की, भैया तगड़ी क्लास थी, वो देख लेना अगर आपके पास टाइम हो। मजेदार क्लास थी, मतलब इसमें है ना जो अपने एसएससी के चेयरमैन साहब हैं, टॉप का टीम चले, माइंड में एम चले, बात करके मैंने प्रीवियस ईयर करा दिए, उनके मना करने के बाद भी मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो बच्चे टेलीग्राम की लिंक मांग रहे हैं, भैया कमेंट में पिन करे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सर तोड़ फोड़ देंगे, इस बार यूपीएसआई करके रहेंगे, और यूपीएसआई के लिए ही मैंने ना स्पेशल ये प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है। ये प्लेलिस्ट भी देख लेना, कंप्लीट जीके की प्लेलिस्ट है। पहली वीडियो को अभी आज 1 लाख लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए बाकी कल मिलते हैं। क्लास कैसी लगी है जरूर बताना, आपका एक कमेंट जरूर।
ठीक है, कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास बंद नहीं हो पा रही है इनसे, ठीक है, बट चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।